टीजी 172 चैप्टर नंबर 5 रहेगा। इससे पहले अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 4 तक मैंने आपको पढ़ा रखा है, उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखी है, आप उसे जा करके देख सकते हैं। ये हम लोग सेकंड बार इस बुक को रिवीजन कर रहे हैं। ये क्या है, एक प्रकार से रिवीजन क्लास है, ठीक है। लॉन्ग क्लास तो मैंने पढ़ा रखी है सारी, जो रिवीजन और शॉर्ट लैंग्वेज में हम इसमें बात करेंगे, सिंपल सी बात करेंगे। भाई 5वें चैप्टर में अगर आप देखोगे परिवार और विवाह में हम जेंडर की बात करेंगे, ठीक है। जैसे नारीवादी परिप्रेक्ष्य, सबसे पहले यहाँ पर मैं थोड़ी नारीवादियों की मैं बात कर लेता हूँ। भैया जो नारीवादी है ना, जो महिला को लेकर के जो महिलाओं की जो लड़ाई लड़ रहे हैं या जो महिला आंदोलन है, इसमें भी कई परिप्रेक्ष्य हैं। परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है यानी कई प्रकार के थिंकर हैं, जैसे इसमें आप उसमें देखेंगे, ठीक है। दूसरा अगर 5.5 में देखेंगे परिवार में नारीवादी अध्ययन, यानी हम फैमिली में नारीवाद का अध्ययन कैसे कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना, अगर किसी परिवार की फोटो को उठा करके देखोगे तो ज्यादातर घर में, अगर आप किसी के घर में चले जाइए तो ज्यादातर उसके घर में जो पुरुष हैं उनकी फोटो ज्यादा दिखाई देती है। जो घर की महिलाएं होती है, जो घर की बेटियां होती हैं, उनकी आप फोटो बहुत ही कम देखते होंगे। फोटो का भाई कोई फैमिली फोटो है तो उसमें आपको ज्यादा दिखाई देगी, लेकिन मोस्टली हमें क्या देखने को मिलता है कि घर में जितनी भी फोटो लगी हुई है ज्यादातर हमें उसमें क्या देखने मिलता है कि घर के जो पुरुष हैं उनकी हमें फोटो दिखाई देती है, बल्कि महिलाओं के एक प्रकार से हमें भेदभाव दिखाई देता है। दूसरी प्रकार से अगर आप देखेंगे परिवार में आप नारीवाद का अध्ययन कई प्रकार से आप कर सकते हैं। जैसे भेदभाव होता रहता है, भाई लड़का है तो बाहर पढ़ने जाता है, लड़की है तो घर में रहती है। जो महिला रहेगी, लड़की रहेगी, उसका काम क्या है, भाई लोगों की परवरिश करना, भाई सबकी देखभाल करना। अगर बच्ची रहती, गुड़िया रहती, उसका काम क्या, भाई दादा से जाकर के पूछ लो उन्होंने खाना खाया, रोटी खाई, उनकी दवाई पकड़ा दो, पापा को देख लो, मम्मी को देख लो, कौन क्या आ रहा, कौन क्या जा रहा है। यानी उसको पूरा, उसका पूरा जो जीवन है सबकी देखभाल में करनी, यानी पालन पोषण में ही चला जाता है। यानी क्या किस में चला जाता भाई मेरे, पोषण में चला जाता। यानी वो खुद को तो ना पढ़ पाती है, ना तो लिख पाती, ना अपने आप में ना कोई चीज कुछ कर पाती है। उसके बाद हम बात करेंगे घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा का तो सबको, जितने भी लोग पता, आप सबको पता घरेलू हिंसा क्या होती है, यानी सुरक्षित स्थल के रूप में परिवार की धारणा को दुर्बल। देखो आप सबको पता कि महिलाओं के साथ भाई घरों में भी बहुत सारी हिंसा होती रहती है ना, मारपीट हो जाती है उनके साथ। जैसे मान लो कि भाई कई बार जैसे शादी के बाद तो मोस्टली घरेलू हिंसा, यानी घरों में महिलाओं के साथ जो हिंसा। देखो ये आप सबको पता होगा कि महिलाओं के लिए, लेडीज के लिए सबसे सुरक्षित स्थान हम किसे मानते हैं, उनका जो घर है, ठीक है। लेकिन घरों में ही महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा क्या होता है, शोषण होता है या उनके साथ दमन होता है। अगर मैं बात करूं, आप जितने भी अगर आप देखेंगे जितने भी रेप के मामले आ रहे, बलात्कार के मामले आते हैं, उसमें ज्यादातर केसेस में हम क्या देखते हैं कि जिस इंसान, जो दोषी आदमी है, वो ज्यादातर क्या रहता है, परिवार का आदमी रहता है या फैमिली का ही पर्सन रहता है। यानी हम घरों में अगर बात करें तो महिलाओं के साथ जो सबसे सुरक्षित स्थान हम जिसे मानते हैं कि भाई उनका जो घर है, जो परिवार है, वो सबसे सेफ है। लेकिन वही जो सबसे सेफ जगह रहती है, वही कई बार सबसे ज्यादा क्या हो जाती है, अनसेफ जगह बन जाती है, ठीक है। उसके बाद हम देखें, बात करेंगे विवाह। विवाह की परिभाषा क्या, विवाह के कौन कौन से रूप हैं। जो शादी होती है वो भी कई प्रकार की शादियां होती है। अगर हम इंडिया में बात करोगे, शादियों के अलग अलग प्रकार हैं, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंट एक तलाक। आप विवाह के बाद क्या भाई एक प्रोसेस है तलाक। तलाक का मतलब होता है कि जब आपसी सहमति से दो लोगों ने जो शादी कर रखी है और खुद को अलग होने का क्या करते हैं, फैसला करते हैं। और तलाक क्या है, कानूनी प्रक्रिया के तहत इसको किया जाता है, ठीक है। देख लेते हैं इसमें थोड़ा बहुत और। भाई परिवार की प्रकृति, दुनिया भर में किए गए तमाम अध्ययनों ने परिवार की प्रकृति और उसके प्रकार पर विस्तार से लिखा है। यानी परिवार के बारे में जितने भी अध्ययन किए गए सभी में हमें देखने को मिलता है कि परिवार के बारे में सारी चीजें बताएगी कि परिवार जो होता है सामाजिकरण होता है, सहायता करता है, स्नेह करता है। देखो भाई जो अगर बात करोगे, इंसान को सबसे ज्यादा सहायता कहाँ मिलती है, अपनी फैमिली में मिलती है, अपने परिवार में। यानी परिवार आपके लिए क्या करता है, समतावादी स्थल है। यानी वहां पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, कहा जा रहा, या सहायता करता है, संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है, परिवार। और कई बार यही जो परिवार होता है, कई बार आप देखोगे हिंसा का भी स्थल बन जाता है, ठीक है। इसमें देखें मुख्यतः, इसमें अगर आप देखेंगे जो एग्जाम के नारीवादी परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे तो नारीवादी 3 प्रकार के परिप्रेक्ष्य हैं। पहला नारीवाद क्या है, अगर आप देखेंगे तो उदारवादी नारीवाद को तो मैंने कल ही बताया था ना कि नारीवाद एक प्रकार का आंदोलन है, एक प्रकार से क्या है,
कह सकते हैं कि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ रही हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, नारीवाद बोलते हैं। यानी महिलाओं ने अपनी पुरुषों के बराबरी के अधिकारों की जो बात करती हैं, यानी वो कह रहे हैं कि भैया हमको भी पुरुषों के बराबर क्या मिलने चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए। अगर पुरुषों को भी स्वतंत्रता जितनी मिलती है, महिलाओं को भी उतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये नहीं महिलाएं चार दीवारी के अंदर में चूल्हा चौका बर्तन कर रही हैं, ठीक है, यानी उन्हें भी जाकर के बाहर जाकर के काम करने की आजादी हो, ठीक है। अब पहला कह रहा है उदारवादी नारीवाद। उदारवादी नारीवाद बहस करता है कि महिला और पुरुष अपने जैविक कारण से भिन्न नहीं बल्कि समाज से। भैया उदारवादी जो नारीवाद कहता है कि भगवान ने महिला और पुरुष में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं की है, यानी उसने महिला को भी वैसे बनाया है, पुरुष को वैसा है। लेकिन हमारा जो समाज है महिला और पुरुष होने के आधार पर क्या करता है, भेदभाव करता है, ठीक है। यानी जो भेदभाव कहां से होता है, परिवार यानी समाज करता है भेदभाव। भाई भगवान ने तो कोई भेदभाव नहीं किया है, वैसे उसने महिला को बनाया वैसे उसने पुरुष को बनाया। यानी आप कह सकते हैं जैविक आधार पर, यानी कैसे फिजिकली तौर से अगर हम देखेंगे तो उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। लेकिन क्या करता है कि हमारा जो समाज है, जो परिवार है, वो एक प्रकार से क्या करता है, उसमें भेदभाव। इससे महिलाओं की जो स्थिति है द्वितीयक बन जाती है, उसे परिवार का निजी क्षेत्र कहा जाता है, उन्हें अपने पति पर निर्भर रहना पड़ता है। आप सबको बताऊं ना, महिलाओं को पुरुषों के अंडर में माना जाता है। महिलाओं की जो स्थिति द्वितीय का मतलब समझते हो, सेकेंडरी हो जाना, ठीक है। यानी प्राइमरी क्या है, प्राइमरी का मतलब समझते हो, प्राइमरी यानी प्राथमिक व्यक्ति कौन होता है, यानी पुरुष है, या मान लीजिए, या कह सकते पिता है, या कह सकते पति है, यानी पिता कह लीजिए, पति कह लीजिए, या जो घर का जो बड़ा है वो क्या है, प्राइमरी। यानी महिलाएं जो होती हैं वो क्या, सेकेंडरी वर्क, यानी एक प्रकार से उनको क्या माना जाता है, परिवार का निजी क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। यानी उनको कुछ घर की मुर्गी दाल, यानी कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कहा जा रहा है कि भैया कि जो पुरुष है, जो पति है, या जो पिता है, उसको हम प्राइमरी मानते हैं। लेकिन जो घर की महिलाएं होती, जो घर की बहन और बेटियां होती, हम इनको क्या मानते हैं, सेकेंडरी मानते हैं। यानी इनको हम पुरुषों में ही क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक है। और इसीलिए जो महिलाएं हैं वह सभी क्षेत्रों में समान अवसर की मांग करती हैं। यानी उदारवादी नारीवाद क्या कहता है कि महिलाओं को सभी क्षेत्रों में, कोई भी सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे हेल्थ का सेक्टर हो, या कोई किसी प्रकार का सेक्टर, चाहे घरों की हम बात करें, चाहे बाहर की बात करें, तो हर जगह महिला क्या करें भैया कि हमको समान अवसर का मतलब होता है कि जितनी आजादी, यानी जितने अवसर पुरुषों को मिल रहे हैं, जितना अवसर लड़का का मिल रहा है, उतना ही अवसर कितना लड़कियों को भी मिलना चाहिए। ये उदारवादी नारीवाद कहता है। फिर समाजवादी ने, देखो परिवार में महिलाओं की अधीनता की स्थिति संपत्ति पर उनके, देखो समाजवादी जो नारीवाद है वो पता क्या कहता है कि ज्यादातर जो संपत्ति है वो पुरुषों के पास है। आप सबको भी पता होगा, अगर मैं आप इंडिया की बात करोगे तो ज्यादातर जो घर हैं, भाई घर की रजिस्ट्री किसके नाम पर है, खेत किसके नाम पर है, ये तो ज्यादातर जो रजिस्ट्रियां हो रही हैं अब तो ज्यादातर आप देखें क्या पुरुष के नाम पर ही तो संपत्ति है। यानी महिलाओं को एक प्रकार से आर्थिक तौर से मजबूत करने की समाजवादी नारीवाद बात करता है। यानी कहता है कि अगर संपत्ति का मतलब हम यहां पर रिटर्निंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, रजिस्ट्री आप कह सकते हैं भैया पुरुषों के नाम पर जितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं, क्या महिलाओं के नाम पर उतनी रजिस्ट्रियां हुई हैं, नहीं हो रही है ना। अगर आप देखेंगे भाई महिला तो 1-2% घर खरीदती होंगी, जब उनके घर के नाम पर रजिस्ट्री होगी, जब महिलाओं के नाम पर कितने खेत हैं, आप अपने गांव में ही जाकर के अगर आप घूम लेंगे तो भाई कितनी महिलाएं हैं जिनके पास उनका खेत है या उनके नाम पर वो खेत लिखे गए हैं, कानूनी तौर पर मैं बात कर रहा हूं। पुरुषों के नाम पर तो ज्यादा मकान है, घर है, भाई सारी चीजें उनके नाम पर। तो अगर आप समाजवादी नारीवाद क्या कहता है कि महिलाओं को एक प्रकार से हमें आर्थिक तौर से मजबूत बनाना। अगर पुरुष आर्थिक तौर से मजबूत है, देखो एक चीज मैं बता दूं, जो आदमी फाइनेंशियली यानी आर्थिक तौर से मजबूत होगा उसी में स्वतंत्र है। यानी कहने का मतलब कि समाजवादी नारीवाद क्या करता है कि महिलाओं के आर्थिक विकास की बात करते हैं। यानी पुरुषों को भी अगर आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है उतनी ही आर्थिक स्वतंत्रता महिलाओं को भी मिलनी चाहिए। क्या आर्थिक स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद है उग्र नारीवाद। उग्र नारीवाद विद्वान आर्थिक शोषण की बजाय लैंगिक शोषण पर अधिक जोर देते हैं। वह महिलाओं के शोषण को मूलभूत रूप से उनके परिवार द्वारा निभाई जाने वाली लैंगिक और प्रजनन भूमि, यानी उग्र नारीवाद कहता है कि महिलाओं का जो आर्थिक शोषण है उस पर ध्यान नहीं देता, बल्कि महिलाओं का जो
एक प्रकार से कह सकते हैं जो सेक्सुअल शोषण है उस पर ज़्यादा जोर देते हैं। यानी कह रहा भैया कि महिलाओं का, भैया उनके पास ज़मीन कम है, उनके पास जायदाद कम है, उनके पास पैसा कम है, उस पर ध्यान नहीं देते उग्र नारीवाद, बल्कि कह रहा है कि महिलाओं के साथ सेक्सुअली तौर पे यानी लैंगिक तौर पे उनके साथ भेदभाव या जो शोषण है उस पर ज़्यादा ध्यान देता है। कौन? उग्र नारीवाद। ठीक है। हेलो, सही आशिका है। जैसे अगर आप उग्र नारीवाद को लिखेंगे यानी उनके साथ लैंगिक और प्रजनन भूमिका को जोड़ता है। वह महिलाओं का आह्वान करता है कि वह जैविक प्रजनन भूमिका को मानने से इनकार कर दें और पुरुषों के वर्चस्व को खत्म करने के लिए तक देखो करें कि कह रहे हैं कि जो पुरुषों का एक प्रकार से वर्चस्व बना हुआ किस पर? सेक्सुअलिटी पर जो वर्चस्व है किसका? पुरुष का। जैसे भाई एक बात मान लीजिए, जैसे एक लड़के और लड़की की शादी हो जाती है तो मूलतः हावी कौन है? पुरुष ही हावी रहता है महिला पर ना। अरे मान लीजिए, आप सबको भी पता होगा जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मान लीजिए भाई एक लड़के की शादी हुई है और एक लड़के लड़की की शादी हो गई, तो मूलतः अगर आप सेक्सुअलिटी तौर पर अगर देखेंगे तो उन दोनों अगर संबंधों को अगर आप देखेंगे तो संबंधों में यानी फिजिकल रिलेशनशिप में हावी कौन है? फिजिकल रिलेशनशिप में अगर आप देखेंगे जो पुरुष है, ठीक है, या जो कह सकते पति है, उसका पति क्या होता है? ज्यादा हावी रहता है। तो कह रहा है कि आप उनको पुरुष यानी एक सेक्सुअल में अगर आप देखेंगे, फिजिकल रिलेशनशिप में बात करेंगे तो उनका एक प्रकार से जो प्रभुत्व बन चुका है या प्रकार से जो वर्चस्व बन चुका है उस वर्चस्व को खत्म करने की बात करता है। ठीक है। परिवार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण उग्र नारीवादी विश्लेषक केंट कहती हैं और अन्य लोगों के द्वारा किया गया है। केंट कहती हैं और तथ्यों को जोड़ती है कि पितृसत्तात्मक परिवारों में बच्चों की वैधानिक पर जोर देती हैं। इससे दरअसल यह की बात निकलकर सामने आती है कि बच्चे और माँ को दोहरा मुख्य रूप से पुरुषों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति देखो यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे बच्चा है, देखो माँ तो परिवार पर डिपेंड है, ठीक है, पति पर डिपेंड है, लेकिन जब माँ बच्चों को जन्म देती है तो माँ और बच्चा दोनों क्या होते हैं? उस पिता पर या कह सकते हैं उस पति पर डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ गया, ये बात कही जा रही है। ठीक है। अपनी पुस्तक में वो कहती हैं और यह समझाने की कोशिश की है कि पुरुष और महिलाओं में असमानता का भौतिक आधार वास्तव में उनके जैविक परिवार के अंतर्गत कह रहे हैं कि महिलाओं में जो अंतर हो रहा है वो जैविक आधार पे अंतर हम ज्यादा पा रहे। यानी अगर आप देखेंगे कि भाई अगर मान लीजिए एक महिला बच्चे को जन्म दे रही है तो जन्म देने के साथ उसकी जो पूरी चीजें हैं यानी क्या है? पुरुष यानी आप देखेंगे तो सेक्सुअल में अगर आप देखेंगे तो यानी पुरुष का जो प्रभाव है वो हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे या कह लीजिए कि उसकी मानसिकता ऐसी है या उसकी मेंटलिटी ऐसे है या उसकी सामाजिक संरचना ऐसे की गई है कि अगर आप देखेंगे। दूसरा, यहां पर हम यौन शोषण के मामलों की बात करेंगे कि यौन शोषण जो हो रहा है महिलाओं के साथ ज्यादा हो रहा है। अगर आप देखेंगे, ठीक है, या शोषण के जो मामले हैं वह महिलाओं के साथ ज्यादा केसेस में आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद बात की गई कि परिवार में नारीवाद का अध्ययन। परिवार में नारीवाद का अध्ययन यानी जब हम परिवार में अध्ययन करते हैं या नारीवाद यानी महिलाएं अपने परिवार में किस प्रकार से मजबूत हो सकें, यानी वो किस प्रकार से अपने अधिकारों की बात करें। ठीक है। नारीवादी विद्वानों ने अंदर महिलाओं के रोजगार के अनुभव और उपलब्ध कराते हुए सामाजिक ज्ञान की गहरी और विस्तृत खाई की ओर इशारा करते हुए कहा है कि इसलिए तात्कालिक रूप से उसे समय से चले आ रहे अध्ययनों में देखो कह रहे हैं कि भी महिलाओं में अगर जो असमानता आ रही है वो सबसे ज्यादा परिवार में है, कह रहे हैं। ठीक है भाई, महिला समाज तो उनके साथ भेदभाव कर रहा, चलो हमने मान लिया समाज तो कर रहा, लेकिन मूलतः जो इकाई हो परिवार है। यानी महिलाएं सबसे ज्यादा अगर पहले मजबूत कहां पर हो? पहले अपने परिवार में हो, फैमिली में हो, मूलतः वही है। समाज में तो उनको अधिकार मिल जाएगा या समाज में उनको कानूनी मान्यता मिल जाएगी, लेकिन उनके परिवार की अगर बात करें तो परिवार में उस प्रकार की उनकी जो मान्यताएं हैं उनको नहीं मिल पा रही है। मूलतः देखो भाई, अगर समाज की बात करो, समाज में कानून बना करके या चीज़ों को बना करके आप वहाँ पर दे देंगे, लेकिन परिवार में मूलतः महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई पहले लड़ी जानी चाहिए। क्या? क्योंकि हमने क्या माना भाई, परिवार जो है एक लड़की के लिए, एक महिला के लिए सबसे सेफ जगह है, लेकिन वही जो परिवार है, वही जो फैमिली है, वही उसके लिए क्या सबसे ज़्यादा अनसेफ जगह बन रही है। तो सबसे पहले मूलतः जो लड़ाई है वो परिवार में हम नारीवाद की बात करें, वहाँ पर महिलाओं को मजबूत करने की, सशक्त करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, यही इन्होंने जैसे कुटुंब परिवार में विचारधारा महिलाओं की नहीं, परिवार में महिलाओं की स्थिति कैसे बन रही, जैसे विद्वानों के अनुसार इज्जत के नाम पर महिलाओं पर लादे जाने वाली हिंसा का आप ध्यान केंद्रित करेंगे। दिखलाया जाता है किस प्रकार परिवार की इज्जत का तार्किक महिलाओं के अधीन। देखो आप सबने सुना होगा ना कि कई बार सुना, जैसे कोई लड़की अगर कुछ कर देती तो लोग बता देते हैं कि भाई नाक कटा दिया, परिवार की बदनामी कर दी। यानी लोगों ने, परिवार ने अपनी इज्जत को अपनी बहन बेटियों के साथ जोड़ रखा है।
बेटे नहीं भाई, रोटी और बेटी का हमारा संबंध है, इस प्रकार से लोग बोलते हैं ना। जैसे मान लीजिए अगर किसी की लड़की किसी लड़के के साथ चली जाए तो भाई उस बाप के जो पिता होता है उसकी भाई कह सकते हो शर्म से झुक जाता है, ठीक है। उसका कहते हैं कि उसकी तो नाक कट गई, या कह सकते हो उसकी इज्जत चली गई। यानी हम लोगों ने क्या कर रखा है कि मूलतः जो परिवार है उसने अपनी इज्जत को किससे रिलेट कर रखा, घर की महिलाओं के साथ कर रखा है, ठीक है। इसको भी हमें यानी इज्जत जो है वो इसके साथ हमने जोड़ रखी है। और मूलतः इसका क्या महिलाओं पर बोझ भी पड़ता है। जैसे मान लो अगर मूलतः लोग, जैसे मान लो कोई पिता है या घर वाले हैं, अगर मान लीजिए उसको लड़की को कहीं भेज रहे हैं कहीं पर पढ़ने के लिए, कमाने दमाने के लिए, कुछ किसी के लिए भी भेजते हैं, तो मोस्टली कहते हैं भाई बेटे हमारी बदनामी मत करवाना, हमारी नाक मत कटवा देना, क्योंकि ये मूलतः लोग बोलते हैं। जैसे मान लो कि अगर कोई लड़का है भाई मेरे, अगर कोई लड़का है, ठीक है, अगर कोई लड़का जा करके कुछ भी कर देता है, भाई किसी का लड़का अगर मान लो दिल्ली राजस्थान कोटा कहीं पर भी जा करके पढ़ाई करता है, तो घर वाले ऐसा थोड़ी बोलते हैं लड़कियों को बेटा हमारी नाक मत कटवा देना, कहीं किसी को छेड़छाड़ मत देना। मूलतः लड़कियों को ऐसे घर वाले बोलते ही रहते हैं कि भाई तुम संभल करके जाना, तुम देख दाख करके जाना, ऐसे कर लेना वैसे कर लेना, कहीं हमारी नाक न कट जाए, हमारी इज्जत चली जाएगी तुम अगर ऐसा कर दोगी। मूलतः अगर कोई लड़की अगर बोल दे कि फलाने लड़के से हमको शादी करनी है, तो घर वाले भी बोले नहीं इससे तो हमारी बिरादरी में नाक कट जाएगी हमारी, ये सारी चीजें। यानी क्या है कि अगर यानी महिलाओं पर एक प्रकार से हमने क्या कर दिया है, बोझा लाद दिया है, इसको कह रहे हैं, ठीक है। यानी परिवार की जो पूरी जिम्मेदारी है, जो इज्जत का जो बोझा है, हमने उसको भाई किसी का लड़का है, लड़का अगर किसी का, मैं सच्चाई बोल रहा हूं, अगर कोई लड़का अगर किसी कृत्य को कर देता है, अगर मान लीजिए किसी लड़की को छेड़ देता है, तो लड़के को उतना ज्यादा आरोप नहीं लगते, उसके माँ बाप की उतनी नाक नहीं कटे। लेकिन जिस लड़की को छेड़ेगा उस बोलते हैं भाई उसकी लड़की को छोड़ दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसकी नाक ज्यादा कट रही। यानी हमने क्या कर दिया, महिलाओं को अपने इज्जत के साथ जोड़ दिया है। लड़कियों के साथ वैसा नहीं है ना, अगर आप देखेंगे मूलतः, ठीक है। आगे देखिएगा जो नेक्स्ट इसमें रहेगा, देखिएगा क्या है, घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा की अगर बात करूं भाई महिलाओं के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ भी चुका है, पिछली बार जून में आया था, इस बार भी आने की संभावना है। फिर वैसे भी भाई महिलाओं के साथ सबसे जो ज्यादा घरेलू हिंसा हो रही, पॉइंट नंबर 1 लिंग चयन, ठीक है। अरे बता तो रहेंगे, चैप्टर नंबर 5 हिंसा की बात करें तो महिलाओं के साथ पहली घरेलू हिंसा कौन सी होती भाई मेरे, जब बच्चा कोख में आता है, जब गर्भ में आता है, तो हम क्या कर लेते हैं, लिंग चयन, यानी बालिका शिशु हत्या होता नहीं भाई। लेडीज प्रेग्नेंट हो गई, अल्ट्रासाउंड करवा दिया और पता चला कि भैया वो तो लड़की है, बाद में जाकर के अबॉर्शन करवा दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, गर्भपात करवा देना, ठीक है। इस प्रकार की जब चीज़ें करवाते थे हम इसको क्या बोलते हैं, ये पहली घरेलू हिंसा महिलाओं के साथ, यानी कोख में मार देना आप कह सकते हैं, ठीक है। क्या करते हैं भैया, जब उनको कोख में मार दिया जाता है, पहला घरेलू। बालिका भ्रूण हत्या और बालिका शिशु हत्या। बालिका भ्रूण हत्या और बालिका शिशु हत्या का मतलब होता कि जब लड़कियों का जन्म हो जाता था, जैसे आज के बहुत समय पहले पता क्या होता था कि भैया अल्ट्रासाउंड तो होता नहीं था, तो पता ही नहीं चलता था कि पेट में लड़की है पेट में लड़का है। अब तो साइंस ने टेक्नोलॉजी बना ली थी भाई, पेट में मशीन डाल करके चेक कर ले रहे हैं लड़की या लड़का है। तो आज के बहुत समय पहले चेक तो होता नहीं था। उस समय पता क्या था, जब कोई लड़की का जन्म हो जाता था, लड़की जन्म होने के बाद भी उसको मार दिया जाता था। ऐसी भी चीजें रही हैं और मूलतः ये काफी रहा है। उन प्रभावी विचारकों की परिणति जो है बालकों के जन्म को अधिक मूल्यवान बनाती है। देखो भाई, अगर लड़के का जन्म होता है तो लोग ज्यादा उसको महत्व देते हैं या ज्यादा मूल्यवान बनाते हैं, लेकिन अगर लड़की का जन्म होता तो उसको ऐसा नहीं मानते हैं। पुत्रों के जन्म की इच्छा हिंदू परिवारों में इस विश्वास से चलती है कि उसने अपने माता पिता के लिए स्वर्ग जाने का माध्यम बना। इस विश्वास के साथ पुत्रों को प्रदान करते के रूप में समझा जाना और लड़कियों को एक बोझ के रूप में, देखो लड़कियों को एक प्रकार से क्या समझा जाता है, बोझ समझा जाता है। जैसे मैंने बोला कि भाई अल्ट्रासाउंड करवा लिया, पता चल गया लड़की है, अबॉर्शन करवा दिया, चलो एक मामला होगा। दूसरा क्या समझा जाता है, धार्मिक रूप से भी लोग समझ रहे हैं भैया अगर लड़का है तो जिसके लड़का हो रहा तो लड़का हो गया भाई, कुल का दीपक है, हमारे घर का दिया जलाने वाला है, या कह लीजिए कि भाई बता दिया गया है कि जो लड़का है कि इस माध्यम से चल रहा है कि स्वर्ग जाने के लिए और सीढ़ी बन जाएगा कमाने धमाने वाला। लड़कियों के प्रकार से क्या समझा जाता है, बोझ समझा जाता है। भाई आज के बहुत समय जैसे पहले तो अल्ट्रासाउंड होता नहीं था, तो पता क्या होता था, अगर लोगों को पता चल जाता लड़की अगर जन्म होता उसके बाद भी मार देते थे, ठीक है। इसको हम कन्या भ्रूण हत्या शिशु हत्या कह सकते हैं। उसके बाद सुविधाओं और संसाधनों तक पहुंच, भाई महिलाओं और
के साथ भेदभाव होता है, सुविधा। जैसे अगर मैंने बताया था कि भाई लड़की को अगर देखोगे तो सुविधाएं कम मिलती हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं खान पान की बात करूं, पोषण की बात करूं, ठीक है। अगर मान लो एक लड़की एक लड़का है, घर में अगर हैं, मान लो अगर दोनों भाई बहन हैं, तो बहन को जो यानी जो गुड़िया है उसको कम मिलेगा। शायद उनका जो बच्चा वो उसको दूध घी खिला रहे हैं, उसको ऐसे ही सूखी रोटी दे करके खिला रहे हैं, चल तू ऐसे खा ले, तेरा क्या है। तो ऐसा होता है ना मोस्टली ना, आप देखते भी होंगे ना कि सुविधाओं और संसाधनों तक जो पहुंच है, अगर आप देखेंगे जो सुविधाएं मिल रही हैं भैया वो दोनों को बराबर नहीं मिल पा रही सुविधा ना। अरे भाई पढ़ने का जो अवसर मिला लड़के को वैसा अवसर लड़की को नहीं मिला, या आप देखेंगे लड़के को जो अवसर जो सुविधाएं मिली वो उसी सुविधा उसको नहीं मिलती है, ठीक है। यानी संसाधन रिसोर्स भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। रिसोर्स तक भी पहुंच है। देखो होता नहीं, कई बार बचा खुचा खाना खा देते हैं, पुत्रों को भोजन का जो भाग बचा वो लड़कियों के हिस्से में कई बार बचा खुचा। यहाँ तक कि भोजन की प्राप्ति के मामले में भेदभाव होता है। उच्च जातियों के मध्यम वर्गीय घरों में पाया जाता है कि यहाँ इशारा करते हैं कि किसी कमी या किसी वचन की स्थिति का कांड तो नहीं। यानी कह सकते कि एक प्रकार से हमारा जो भेदभाव रहा, यानी अगर आप देखेंगे किसमें भाई घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा में है कि भाई लड़की को तो कम खाना मिल रहा, लड़के को तो भाई दूध खिलाया जा रहा। दूसरा आप कह सकते हैं संसाधन, ये भी एक प्रकार की भेदभाव जो होता है ये भी हिंसा का ही। बाल उत्पीड़न, बाल उत्पीड़न का मतलब होता है कि जब मारा और पीटा जाता है बच्चों को, ठीक है। बच्चे शारीरिक मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रकृति के तात्विक उत्पीड़न के शिकार होते हैं। इसमें यौन आक्रामकता, पिटाई के साथ साथ बच्चों से घंटों काम लेना शामिल है, जिन्हें अर्थात स्कूलों और खेलों में समय व्यतीत होना चाहिए। देखो जैसे कई बार देखा होगा ना कि जो छोटी लड़की होती, जो बच्ची होती, शुरू से ही देखा उसको भैया खाना बनाना सिखा रहे हैं। अगर तुम लोगों ने देखा होगा क्या होता है कि मोस्टली अगर मैं देखता हूं तो जैसे मान लो 5 साल की, जैसे एक बताइए, जैसे मान लीजिए कि 10 साल की एक लड़की है, कितनी है 10 साल की लड़की है। अगर उसका जो छोटा भाई है कितने साल का है 2 साल का है, जो छोटा भाई होगा ना, जो 10 साल की लड़की रहेगी ना, वो अपने छोटे भाई को गोद में लेकर के घूमती रहती है, जो उसको खिलाती रहती है, करती है कि नहीं करती है ना। जैसे मान लो कि अगर लड़की 10 साल की 8 साल की है तो अपने भाई को करती रहती है। दूसरा देखा 10 साल की लड़की है तो कई बार उससे काम भी बहुत ज़्यादा करवाते हैं। अरे भाई हर घर के मोस्टली घरों में तो ऐसे मामले थे, यार भाई कोई घर होगा तो नहीं करवाते होंगे, मोस्टली क्या लड़कियों को सिखाते रहते, अरे तुझे तू दूसरे के घर जाना है कुछ तो। यानी दूसरा मारपीट में भी जैसे मान लो कि होता है कि इस प्रकार का भेदभाव होता है, जैसे महिलाओं के साथ ज़्यादा होता है घरों में, अगर आप देखेंगे तो उसमें, ठीक है। मूलतः हम यहाँ पर बेटी को जो करें कि उस पर काम करने का जो बोझ है वो अत्यधिक हो रहा है। क्या बेटियों पर क्या है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना भाई जैसे जो बच्ची है, जो गुड़िया है वो 10 साल की है, ठीक है। उसका जो भाई है वो 2 साल का है। तो जो गुड़िया 10 साल की है वो अपने भाई को पूरी उसकी देखभाल करती है, कहीं आना होगा जाना होगा, जैसे बाहर उसको घुमा भी लाएगी, टहला भी है, खुद 10 साल की, लेकिन उसको गोदी में उठा लेगी, चाहे खुद चल पाए ना चल पाए लेकिन घूम लेती है। देखा भी होगा ऐसे ना, बहुत सारे मामलों में ऐसे होता रहता। तो ये क्या है, एक प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, ये बाल उत्पीड़न ही है। छोटी छोटी बच्चियों देखा आटा गूंथना सिखा रही उसकी मम्मी, ये कर ले वो कर ले, जा बेटी तू झाड़ू लगा दे, पोछा लगा दे। तो क्या एक प्रकार का ये सारा क्या है, बाल उत्पीड़न में आता है। ये भी घरेलू हिंसा में ही काउंट करेंगे, ठीक है। अगला यौन उत्पीड़न। यौन उत्पीड़न घरेलू दायरों में घटित होता है। यौन उत्पीड़न या प्रताड़ना, गंदे यौन इशारे करना, यौन चाहतों को जबरदस्ती व्यक्त करना है। यौन उत्पीड़न का मतलब जब हम शारीरिक तौर से किसी प्रकार का शोषण होता है, ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट आप कह सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, यौन उत्पीड़न। ये भी परिवारों में आप कह सकते हैं देखने को मिलता है। स्टार्टिंग में जब मैंने बोला था जैसे महिलाओं से टकराना या उन्हें धक्का देना, उन्हें पीटना, एकाटक या तिरछी नज़र से घूमना, ये सारा यौन उत्पीड़न है भाई। जैसे क्या करें आप देखना, देखो महिलाओं के साथ शारीरिक प्रदर्शन पर फब्तियों के रूप में, यौन अत्याचारों से संबंधित गालियों के रूप में, उंगलियों के इशारे करना, ये मैंने बताया था ना जो नॉन वर्बल हैरेसमेंट है, उंगलियों के इशारे करना, महिलाओं से टकराने या उन्हें धक्का देना, उन्हें पीटना, एक टक तिरछी नज़र से देखना, ये सारे जो होते हैं क्या यौन उत्पीड़न में आता है। यौन उत्पीड़न मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में जब शुरू किया था, तो ज़्यादातर हमारे देश में या कहीं भी मान लीजिए ज़्यादातर जो रेप अटेम्प्ट के मामले हैं उसमें कहाँ यहाँ देखते हैं, परिवार का ही सदस्य या कोई रिश्तेदार या कोई जानकार, उसमें हमें ज़्यादातर शामिल होने के। तो एक प्रकार से ये भी क्या है, यौन उत्पीड़न के जो मामले हैं वो भी घरों में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा घटनाएँ घट रही हैं, ठीक है।
उसकी यौन हमलावर या बलात्कार की घटना है। बलात्कार को मोटे तौर पर असहमति या शारीरिक शक्ति या भय या धमकी के प्रयोग या यौन क्रिया के रूप में परिभाषित, जिसमें महिला के पति द्वारा की गई असहमति। यहाँ पर जो हम रेप को बात करें, बलात्कार के जो मामले बात है, यानी कह रहे हैं कि अगर महिला की सहमति, जैसे मान लो भाई शादी हो गई लेकिन महिला अगर रिलेशन बनाने में उसका मन नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी पति उसको बनाने के जोर जबरदस्ती कर रहा है, तो ये भी जो मामला होगा वो रेप या कह सकते हैं बलात्कार के मामले में काउंट किया जाता है। यानी असहमति के जरिए अगर आप कर रहे हैं, ठीक है भाई, चाहे शादी हो गया है चाहे नहीं भी हुआ है, यानी देखा होगा ना घरों में ऐसा होता है ना, मूलतः अगर आप लोग देखेंगे तो जितने भी लोग बैठे हैं सभी समझदार लोग हैं, तो आप सब लोग जानते हो कि यानी असहमति के साथ जब किया, चाहे शादी हो गई फिर भी हम उसको बात करें, ठीक है। नहीं अगर असहमति है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपने शादी कर लिया फिर भी अगर उसका मन नहीं है, किसी प्रकार से डिप्रेशन में है, उसका मन नहीं कर रहा है या उसको अभी मन नहीं है, तो अगर फिर भी अगर जोर जबरदस्ती करता है, ये भी क्या होगा, एक प्रकार से बलात्कार या कह सकते हैं यौन हमले के रूप में आएगा। यानी आपने उस पर क्या कर दिया, एक प्रकार से यौन हमला कर दिया है, ठीक है। आगे देखिएगा, उम्रदराज लोगों और विधवाओं के विरुद्ध हिंसा। आप लोगों ने घरों में देखा होगा ना, जो घरों में जो माताएं जो बूढ़ी हो जाती हैं, जो अगर देखा होगा ना जो दादी हैं, उनके साथ भी कई बार आपने देखा होगा, मोस्टली कई बार के हिंसा होती रहती है। वह इनको खाना ना देना है या उनके साथ गाली गलौज करना, इस प्रकार से गांव और देहात में ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। जो घर के बड़े बूढ़े होते हैं उनको भाई एक रूम में जा करके एकांत में लोग बैठे रहते हैं, या उनको इस प्रकार से जो मान्यता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है ना। उनके साथ भी उनके जो सास ससुर हैं, बहू बेटे हैं, बहुएँ हैं, अन्य रिश्तेदार, इन सब इनके साथ भी अगर आप देखो घरों में इस प्रकार की भी तो हिंसा होती है, ये भी होती है। जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो बुजुर्ग हैं उनके साथ भी अगर आप देखेंगे तो उनके साथ भी मारपीट या उनको किसी प्रकार की परेशानी है तो उनका कई बार सपोर्ट नहीं मिलता है। इस प्रकार की भी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो उनके साथ भी गाली गलौज होना, इस प्रकार की भी जो घटनाएं हैं वह होती रहती हैं, ठीक है। एलजीबीटी वही मैंने बताया ना, जो गे है, जो एक पूरा ग्रुप आता है लेस्बियन वाला जो है, ठीक है, ये पूरा जो ग्रुप होता है उसी हम क्या बोलते हैं, एलजीबीटी के सदस्यों के विरुद्ध हिंसा और भेदभाव। जैसे मान लो कोई गे है या कोई लेस्बियन है, ठीक है, अगर इनके साथ किसी प्रकार की जो हिंसा होती है, आप लोग देखते होंगे तमाम तरह की इनके साथ भी हिंसाएं होती रहती हैं, ठीक है। जैसे भाई आप इनको मोस्टली ट्रेनों में या दिल्ली में भी आप लोग तो इनको ज़्यादा देखते होंगे। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें वो वही टाइप के गे आते हैं, बल्कि इसमें पूरा एक ग्रुप है, ठीक है, जिसमें आता है, ठीक है। कहने का मतलब जो महिला और पुरुष के रूप में नहीं, बाकी जितना ग्रुप है वो सारा इसी ग्रुप में आता है। तो इनके साथ जो एक प्रकार की हिंसा होती है, इनके साथ जो शोषण होता है, उनको हम काउंट करते हैं। आप लोग देखा होगा ना कि भाई जैसे कोई गे है उसका मजाक उड़ाना, भाई ये नहीं कि आपने जाकर के सीधा उस पर हमला कर दिया है या सीधा अटेम्प्ट मार दिया है, वो नहीं, बल्कि अगर आप उसको किसी प्रकार से भी प्रताड़ित करते हैं तो सारा इसी में काउंट में आता है, ठीक है। देखो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, ये नहीं कि आपने शरीर को, बॉडी को टच कर लिया और आपने पूरी तरीके से एक प्रकार से अटेम्प्ट कर दिया, उसको नहीं, बल्कि अगर आप इशारे भी करते हैं, नॉन वर्बल भी करते हैं, तो भी यौन हो यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट की ही कैटेगरी में आएगा, यानी वो भी यौन शोषण को ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। थोड़ा टॉर्चर करना इस वे में कहना चाह रहे हो? हाँ, मेंटली हमारा क्वेश्चन है क्या है विवाह, और विवाह क्या होता है भाई। देखें विवाह का मतलब मान लीजिए कि एक लड़का जो नौजवान हो गया है, एक लड़की जो नौजवान हो गई है, उन दोनों का जो मिलन होता है, जो यानी परिवार की सहमति से क्या होता है, परिवार की सहमति से होता है, या परिवार की सहमति नहीं भी आपस में दोनों लोग सहमत हैं, उसको क्या बोलते हैं, विवाह बोला जाता है, ठीक है। और मूलतः यानी रक्त संबंध के आधार पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, जब दो लोग विवाह करते हैं तो एक दूसरे के रिश्तेदार और संबंधी बन जाते हैं। विवाह लोगों को जोड़ता है, हालांकि व्यापक पारस से संबंधित लोगों को आपस में जोड़ते हैं, यानी विवाह क्या करता है, आपस में जोड़ता। जैसे यहाँ पर फोटो भी देख रहे हो ना, ये शादी करता हुआ जैसे कार्डों में आता नहीं, बहुत सारे कार्ड आते हैं उसमें फोटो छपी रहती है। विवाह को तो सबको पता होगा ना, विवाह क्या होता है, एक प्रकार से जिन्होंने समान लिंग के युगल, समान लिंग के, नहीं कहने का मतलब कि जैसे मान लो एक लड़की है और एक लड़का है, यानी जब आपस में ये शादी करते हैं हम उसको क्या कहते हैं, विवाह करें भाई, ठीक है। ये नहीं करें लड़की लड़की शादी करा वाला, अभी मैंने मामला बताया था कल जब हम क्लास पढ़ रहे थे, उसमें भी मैंने बात किया था ना। ये आजकल बहुत मामले हैं कि लड़की लड़की से शादी कर ले रही है, पता नहीं कौन सी लड़की थी, मैंने एक दिन अखबार में पढ़ा था कि वो बता रही थी उसने खुद से ही शादी कर लिया है, ठीक है, लड़का लड़के से शादी कर रहा है, ये मामले की बात नहीं। विवाह हम उसको मानेंगे जो अपोजिट सेक्स की तरफ हो रहा है, ठीक है, यानी क्या हो रहा है कि एक फीमेल है एक मेल से शादी कर रही है, उसको हम क्या माने, विवाह। और विवाह में एक चीज होता है संतान उत्पत्ति की बात होती है, ठीक है, यानी फिजिकल रिलेशन के जरिए पुत्र प्राप्ति, हम इसको विवाह मानते हैं, ठीक है। मूलतः ये रहेगा विवाह की जो मामले रहते हैं, ठीक है।
अनुमति के जरिए आप कह सकते हैं, ठीक है। जैसे भारत में समान लिंग वाले प्यार और विवाह की वर्ज्य माना जाता है और समाज तथा कानून दोनों पर। देखो कह रहे हैं कि भारत में ना समान लिंग वाले का मतलब यानी एक लड़का लड़के से अगर शादी कर रहा है तो भारत का जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी इसको अच्छा नहीं मानती, गलत, रॉन्ग, ठीक है। मान लीजिए एक लड़की है, लड़की शादी कर रहा है, इसको भी समाज है इसको गलत नहीं मानता, गलत मानता है, ये भी नहीं माना जाता है भारत में, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि एक लड़का और एक लड़की की शादी होगी तभी हमारा समाज उसको क्या विवाह मानता। मैं भारतीय समाज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि भारतीय समाज में जो विवाह है वो इसलिए विवाह हो रहा है ताकि संतान उत्पत्ति के लिए विवाह होता है, ठीक है। क्या किस लिए होता है भाई मेरे? भारत का जो धर्मों में भी अगर आप किसी भी रिलीजन की बात करो, खासतौर से मैं हिंदू धर्म की बात करूं, तो वहां पर जो विवाह को हम इसलिए दर्शाते हैं ताकि क्यों? संतान उत्पत्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति या संतान उत्पत्ति आप कह सकते हैं, पुत्र लड़की दोनों को उसमें आ जाता है, संतान उत्पत्ति का जरिया माना जाता है, ठीक है। विवाह या फैमिली को हम मानते हैं, ठीक है। यानी हम यहाँ पर प्लेजर के रूप में नहीं, यानी भारत का जो समाज है, भारत की जो सोसाइटी है, वह प्लेजर के रूप में शादी नहीं कर रहे कि भाई प्लेजर ला करके, यानी लड़के और लड़की को एक प्लेजर लेना है इसलिए वो शादी कर रहे हैं, इसलिए नहीं, बल्कि किस लिए शादी हो रही है? संतान उत्पत्ति के लिए, ताकि हमारा जो समाज है वह चल सके, ठीक है। इसलिए यहां पर क्योंकि लड़का लड़के शादी करेगा तो वहां पर संतान उत्पत्ति के कोई अवसर नहीं, इसलिए धर्म भी, खासतौर से धर्म भी इसकी आज्ञा नहीं देता है। यानी एक लड़की से अगर शादी करेगी तो वहां पर संतान उत्पत्ति के कोई अवसर नहीं है, ठीक है। इसलिए उस शादी को भी हम भारतीय समाज, जो भारतीय धर्म है, वो भी उसको नहीं मानते हैं। समझ रहे हैं? विवाह के कौन कौन से रूप हैं? ठीक है, विवाह के भाई बहुत सारे रूप होते हैं। जैसे बहुविवाह का मतलब होता है कि एक आदमी कई लोगों से शादी कर ले, उसको बहुविवाह, ठीक है। एकल विवाह होता है जो एक पुरुष का एकमात्र स्त्री से विवाह करना, एकल विवाह। मूलतः भारत में कौन से फैमिली थे? एकल विवाह होता है, यानी एक लड़का एक लड़की से शादी कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे भैया? एकल विवाह। पहला विवाह कौन सा है? पहला होता है एकल विवाह, जो मोस्टली आपके घरों में भी हुआ होगा, आपकी मम्मी ने, आपके पापा से, आपके पापा ने, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? एकल विवाह। यानी एक लड़का अगर एक ही शादी करता है, एक लड़की अगर एक ही शादी करती है, हम उसको क्या बोलते हैं? एकल विवाह, ठीक है। उसके बाद है जैसे हम बात करें कि बहुविवाह का मतलब होता है कि जब हम एक से अधिक विवाह करते हैं उसको जैसे बहुपत्नी विवाह का मतलब पता क्या होता है? यानी एक आदमी कई सारी महिलाओं से शादी कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? बहुपत्नी विवाह उसको बोलते हैं। यानी एक आदमी, जैसे राजा दशरथ ने की थी भाई ना, 3 शादियां कर रखी थी ना। बहुत सारे धर्मों में भी बहुपत्नी विवाह की मान्यता है, ठीक है। अगर आप देख, जैसे मूलतः इस्लाम की अगर मैं बात करूं तो उसमें इस चीज की मान्यता है ना। तो यानी बहुपत्नी विवाह का मतलब आप कह सकते हैं कि एक पुरुष अगर एक से अधिक महिलाओं से शादी करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? बहुपत्नी, यानी एक से ज्यादा पत्नी बना रहा है, ठीक है। और बहुपति विवाह क्या होता है? बहुपति विवाह का मतलब यानी एक लड़की जो है वो एक नहीं बल्कि कई सारे पतियों से शादी करे, जैसे द्रौपदी का मामला आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? बहुपत्नी विवाह, ठीक है। बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, एकल विवाह, बहुविवाह, ठीक है। ये कुछ मामले हैं, इसमें अलग अलग प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ये सारा पॉइंट बना करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। जितना ओनर किलिंग क्या होता है? ओनर किलिंग का मतलब अगर आप देखेंगे जो इज्जत के नाम पर जो हत्याएं हो जाती हैं, मोस्टली अगर देखें ओनर किलिंग का मोस्टली अगर, क्योंकि इसमें चैप्टर है ओनर किलिंग की, इन्होंने बात कर रखी है, वो मैं समझा देता हूं। ओनर किलिंग का मतलब पता क्या होता है? जैसे मान लो एक लड़का एक लड़की है, ठीक है, उन्होंने आपस में शादी कर लिया, लेकिन जो परिवार है, जो फैमिली है, उन दोनों शादियों से नाराज है, ठीक है। क्या है? उन शादियों को एक्सेप्ट नहीं करता है। मूलतः अगर मैं बात करूं, जहां से मैं बैठ के बात कर रहा हूं, हरियाणा से और हरियाणा राजस्थान में इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओनर किलिंग, ठीक है। ओनर किलिंग की घटनाएं हरियाणा और यहाँ पर होते हैं। जैसे मान लो कि अगर एक ही गोत्र के लड़के लड़की शादी कर लेते हैं, जो परिवार है, जो गांव है, उसको मानता नहीं है, इस स्थिति में क्या करता है कि जो दोनों लड़का लड़की होते हैं, दोनों की जब हत्याएं कर देता है, यानी दोनों का जब मर्डर कर देता है, ऐसे मामलों को हम क्या बोलते हैं? ओनर किलिंग मानते हैं। हरियाणा और राजस्थान में ऐसे बहुत सारे मामले हुए हैं, जहां पर कई बार जैसे एक गाँव के ही लड़के लड़की ने शादी कर लिया, एक ही गोत्र का, वही सेम गोत्र का लड़का है, सेम गोत्र की लड़की है। अगर ऐसी स्थिति में अगर वो शादी करते हैं तो समाज और परिवार इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है।
ऐसी स्थिति में उस लड़के और लड़की को, यानी लड़का जो है लड़की है, दोनों की जब हत्याएं कर दी जाती हैं, ऐसे चीजों को हम क्या बोलते हैं, मूलतः ओनर किलिंग, ऐसी चीजों को बोला जाता है। ठीक है, और मूलतः जैसे मैंने आपको बताया कि हरियाणा और राजस्थान में ये मामले जो है मूलतः ये ओनर किलिंग जो शब्द है ये मीडिया का शब्द है, मीडिया ने इसे, यानी आप कह सकते हैं इज्जत के नाम पर मर्डर। इसको अगर ओनर किलिंग को अगर मैं मूलतः हिंदी में बात करूं तो आप सामान्य भाषा में, यानी इज्जत के नाम पर हमने क्या कर दिया, दोनों को मार दिया। यानी इस स्थिति में लड़का, यानी कह सकते हैं लड़के और लड़की को दोनों को मार दिया जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ओनर किलिंग। ये मूलतः हरियाणा राजस्थान में बहुत ज्यादा एक समय पर रही है। आज भी अगर आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे मामले अगर आप उठाकर देखेंगे तो ओनर किलिंग के मामले आप दो क्षेत्रों, खासतौर से इलाके हरियाणा, राजस्थान और पूरी जो इधर की बेल्ट है आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, वेस्टर्न यूपी का जो पूरा इलाका है। ठीक है, यानी आपने अपने गोत्र में ही जाकर के जब शादी कर लिया है तो समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि भारत में माना जाता है भाई सेम गोत्र में शादी नहीं होती है, गोत्र जो होता है वो सिमिलर गोत्र में शादी नहीं किया जाता है। ठीक है, इसलिए और ओनर किलिंग की बहुत सारी आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है विवाह से संबंधित नारीवादी सिद्धांत। ठीक है, दुनिया भर में रहने वाले तमाम लोग नारीवादी शोधों में प्रदर्शित करते हैं कि महिलाएं घरेलू कार्यों में लालन पालन से संबंधित कार्यों का अधिकांश हिस्सा खुद निपटाती हैं, जिसे किसी भी तरह से श्रम उत्पादन। देखो कहने भाई कि जो लड़की की जब शादी हो जाती है, ठीक है, जैसे महिला है भाई, महिला घर में दिन भर काम करती है लेकिन उसको काउंटर नहीं किया जाता, गिना ही नहीं जाता उसने कुछ काम किया है। देखा, आप सबने देखा होगा ना कि जैसे मान लो आपकी मम्मी है तो आपकी मम्मी दिन भर सुबह से उठकर लेकर के रात भर काम करती है, लेकिन आपकी मम्मी को कोई काम ना तो उनको मेहनताना मिलता है उनके काम को, यानी उन महिलाओं के श्रम को हम लोग गिनते ही नहीं है। ओ भाई खाना बना रही हो, बर्तन मांज रही हो, झाड़ू पोछा लगा रही हैं, ओ सबको खाना खिला रही हैं, कपड़े धो रही हैं, घर परिवार को देख रही हैं, यानी हम उनको एक श्रम के रूप में, यानी उनको एक श्रम के रूप में नहीं देखते हैं। सिर्फ हम पुरुषों का जो श्रम होता है उस पर ही हम ज्यादा ध्यान देते हैं। आप समझ रहे हैं, यानी महिला जो है, यानी महिला एक लेडी है, मान लीजिए लड़की है, वो दिन भर काम करती है लेकिन उस श्रम को हम काउंट नहीं करते। यानी जो घर से बाहर निकल करके काम कर रहा है हम उसी को श्रम करते हैं, क्योंकि वो पैसा ला रहा है। यानी हम उनको पैसे की वैल्यू नहीं, उसका महत्व क्या है परिवारों में नहीं माना जाता। आप लोगों को पता होगा ना, जैसे मोस्टली लोगों के आपके घरों में होता होगा ना, जैसे मान लो किसी लड़की की शादी हो गई है, लड़की शादी करने के बाद अगर घर जाएगी भाई वो खाना भी बना रही है, बर्तन भी मांज रही, कपड़े भी धो रही है, घर के लोगों की देखभाल भी कर रही है, ठीक है, साफ सफाई भी घर की कर रही है, तो उसको एक श्रम के रूप में, यानी हम उसको, यानी एक वर्क के रूप में नहीं, वर्क यानी श्रम का मतलब यहां पर पैसे की हम बात कर रहे हैं, यानी हम उसको एक कह सकते हैं उसके, हम उसको काउंट ही नहीं करते हैं, गिना ही नहीं जाता है महिलाओं के श्रम को। ठीक है, लेकिन श्रम किसका श्रम गिना जाता है, पुरुषों का श्रम गिना जाता है। तो नारीवादी सिद्धांत भैया यही कहता है विवाह के मामलों में कि महिलाएं आकर के इतना सारा काम करती हैं, आप उसे श्रम के रूप में नहीं गिनते, बल्कि उसे भी श्रम के रूप में गिना जाना चाहिए। हम श्रम किसे गिनते हैं भाई, जो पुरुष निकल के घर से बाहर जाकर के नौकरी कर रहा है, वो नौकरी करके जो भी सैलरी वाला हम उसको श्रम गिनते हैं। लेकिन महिला जो भाई लेडीज, आप सबने सुना होगा ना, तुम दिन भर घर में बैठी रहती हो, खाना बनाती हो, बच्चों को स्कूल भेज देती हो, तुम करती क्या हो दिन भर। मूलतः आप सब लोगों को ये बातें पता होगी ना, कई प्रकार के भाई जो भी कमाने वाला होगा, चाहे आपके पिताजी होंगे, चाहे आपके भाई होंगे, कोई भी होगा, तो मूलतः आप करके आपकी भाभी होंगी या आपकी मम्मी होंगी या आपको कोई भी होगा, तो आप मूलतः सुनती होंगी, तुम तो घर में रहती हो, तुम तो खाना बनाती हो, ऐसा कर ये करती हो, तुम तो कुछ करती ही नहीं हो, हम जाकर के वहां पर पत्थर तोड़ रहे हैं डेली। ठीक है, यानी हम मेहनत करके आते हैं, तुम यहाँ बैठी रहती हो दिन भर बस। ठीक है, यानी हम महिलाओं के श्रम को क्या करते हैं, काउंट ही नहीं करते, यानी वर्क को हम उनकी गिनती नहीं की, यानी श्रम के रूप में हम उनको गिना नहीं जाता। यानी इसीलिए नारीवादी सिद्धांत बताता कि महिलाएं जो घर पर काम कर रही हैं उनको भी गिना जाना चाहिए, उनको भी उनके वर्क के घंटे भी गिने, यानी वो भी एक प्रकार के क्या करती हैं, श्रम ही करती हैं। जिस प्रकार घर से निकल करके पुरुष एक प्रकार का श्रम करता है, उसी प्रकार से महिलाएं भी घर में रह करके क्या करती हैं, श्रम और मेहनत को करती हैं। ठीक है, यही पूरी बातें इसमें बताई गई हैं। ठीक है भाई, श्रम को लेकर के। ठीक है, विवाह के प्रकार जो मैंने आपको बताया था, जैसे विवाह के बाद भी कई सारी चीजें, विवाह का अलग जितने भी प्रकार के मैंने विवाह बताया, विवाह से क्या होता है, कई प्रकार की चीजें, जैसे बाल विवाह और पूर्व समय विवाह। बाल विवाह का मतलब आप सबको पता होगा ना भाई, छोटी उम्र में विवाह हो जाता है, बाल विवाह बोलते हैं। समय पूर्व यानी समय से पहले, भाई मान लो कि अगर लड़की अभी मैच्योर नहीं, लड़का भी मैच्योर नहीं, फिर भी शादी कर देते हैं। दहेज, हमारी विवाह में कुछ कुरीतियां हैं शादियों में। विवाह में कौन कौन सी कुरीतियां होती है भाई, पहला तो भाई बाल विवाह भारत में हो जाता था है,
छोटे छोटी एज में शादी कर देते थे, ठीक है। अब तो कानून बन गया, आप बाल विवाह नहीं कर सकते हैं, ठीक है। विवाह में दूसरी सबसे बड़ी जो सामाजिक कुरीति क्या है, दहेज है भैया। सुबह कल भी मैंने बताया था जब हो रहा था, तो भाई अगर जब शादी होती उसमें सबसे ज़्यादा क्या, अब तो दहेज नहीं बल्कि उसको बोलते हैं गिफ्ट दे रहे हैं। अब तो एक नया फैशन चल गया है कि इनके पापा ने क्या दिया, मेरे को गिफ्ट दिया, गिफ्ट के नाम पर वो पूरा दहेज ही दे रहा है, ठीक है। यानी विवाह में एक चीज और क्या है, दहेज, एक कुरीति आप कह सकते हैं। पत्नी की पिटाई भी होता है, ठीक है। देखो अगर शादी विवाह में एक प्रकार से और भी जो होती क्या पिटाइयां भी हम देखते हैं, जिस प्रकार से शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा या मनोवैज्ञानिक हिंसा भी महिलाओं के साथ होती रहती शादी के बाद, विवाह के बाद ये भी समस्याएं आती। दूसरा वैवाहिक बलात्कार, वैवाहिक बलात्कार वाला मैंने आपको बोला था, यानी जब शादी करने के बाद, ठीक है ध्यान रखना, जब शादी करने के बाद मान लीजिए उसका पति उसको कह रहा है चलिए फिजिकल रिलेशनशिप बनाने को अगर उसको बोलता है, अगर महिला किसी प्रकार की मना करने के बाद भी अगर रिलेशन बनाता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, वैवाहिक बलात्कार की श्रेणी में आता है, ठीक है। उसके बाद है तलाक। तलाक तो आप सबको पता होगा, तलाक एक प्रकार का क्या है, तलाक विवाह का एक अंगीकृत अंग बन चुका है। आज भी वैधानिक प्रणालियों में विवाह के अंतर्गत पुरुष और महिला दोनों को तलाक का अधिकार है। जैसे मान लीजिए अगर एक लड़का ने, महिला और पुरुष ने शादी कर लिया है, तो विवाह का एक महत्वपूर्ण पार्ट है क्या है, तलाक। यानी वो दोनों क्या ले सकते हैं भाई मेरे, तलाक ले सकते हैं, यानी खुद को अलग कर सकते हैं। भाई हमको साथ नहीं रहना है, तुम आप अलग रहो, हम अलग रहेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, तलाक के रूप में आप कह सकते हैं। तलाक जो है एक प्रकार से कानूनी प्रक्रिया है, यानी जब हम शादी को तोड़ देते हैं, ठीक है। कोई भी धर्म हो, हर धर्म में तलाक को एक मुकल्लमल मिला, भाई आप छोड़ सकते हैं, और भी एक प्रकार से कानूनी मान्यता भी इसको मिल चुकी है तलाक को, ठीक है। भाई होता है ना भाई कई सारे मामलों पर अगर मारपीट कर रहा है या रिलेशन नहीं बना रहा है, तो इस मामलों में भी क्या होते हैं, सारे हर फैक्टर पे क्या होते हैं, तलाक हो सकते हैं। ये पूरी क्या एक प्रकार से कानूनी प्रक्रिया चलती है। 5.11 में देखेंगे तो इसका क्या गया, सारांश आ गया। तो चैप्टर नंबर 5 क्या हो गया, समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्या है। अगला नंबर 6 है, ठीक है, मातृत्व। हेलो देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 6 है मातृत्व। यानी हम महिलाओं मातृत्व की बात करेंगे, यानी जो भैया महिलाएं मां बनती हैं, ठीक है, हम मूलतः उस पर बात करने जा रहे हैं, ठीक है। जेंडर भूमिकाओं में मातृत्व और पितृत्व, माता और पिता की भूमिका की बात करेंगे, ठीक है। जेंडर भूमि मातृ, अक्सर हम सुनते हैं कि महिलाओं का स्वभाव ऐसा होता है कि वह देखभाल और पालन पोषण के काम को बहुत अच्छे तरीके से संभालती हैं तथा महिलाओं को प्रदत्त सर्वोत्तम उपहार मातृत्व ही होता है। देखो भैया कहते हैं कि महिला को जो सबसे बड़ा गुण माना जाता है वो माँ का माना जाता है, कह रहे हैं, ठीक है। यानी महिलाएं जो हैं सबसे अच्छा काम क्या करती हैं, पालन पोषण कर सकती हैं, किसी का देखभाल कर सकती हैं, ठीक है। इन्हें हम उसको क्या मानते हैं, मातृत्व मानते हैं। ऐसे भावुकतापूर्ण विचार आमतौर पर महिलाओं तथा उसकी सहज जन्मजात योग्यताओं की प्रशंसा में स्वीकृत किए, ताकि महिलाएं प्रेम और देखभाल करने की योग्य बने। भाई महिलाओं को हमेशा सिखाया जाता है ना कि भाई काम कैसे करना है, तुमको कैसे लजाना है, तुमको कैसे शर्माना है, तुमको लोगों की देखभाल कैसे करनी है। महिलाओं को इस प्रकार से बनाया जाता है या इस प्रकार से इनबिल्ट किया जाता है कि वह लोगों की जो देखभाल है, जो भाई किसी ने खाना खाया है नहीं खाया है, बाबूजी ने दवाई ली है नहीं ली है, पति कहाँ जा रहा है उसको देखभाल करना है, बच्चों की तैयार करना, उसको स्कूल भेजना है। नहीं जो माताएं हैं, जो महिलाएं हैं, ज़्यादातर क्या होती हैं, वह देखभाल करने में उनको इस प्रकार से इनबिल्ट किया जाता है या ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। और उनकी प्रशंसा भी एक प्रकार से, प्रशंसा भी बहुत सारी की जाती है ना, समाज ने इस प्रकार से चीज़ें भी बना रखी है ना कि महिलाओं को लेकर के, ठीक है। आगे देखिएगा, उदाहरण के लिए ऐसी महिलाएं जो विवाह और मातृत्व को अपना प्राथमिक कार्य नहीं मानती, वह समाज और संस्कृति अपेक्षा कारण से विसंगतियों, यानी भैया कह रहे हैं जो महिला, ठीक है, जो महिला अपने मातृत्व को इम्पोर्टेंट नहीं मानती है उसको समाज भी बहुत ज़्यादा क्या करें, एक्सेप्ट नहीं करता है, वो सामाजिक विसंगति का शिकार होती हैं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे मान लो किसी की शादी है, लड़की ने आकर के बोला है कि दादी जी मैं 2 साल तक बच्चा नहीं पैदा करूँगी, तो उस दादी जी पूरा भड़क जाएंगी, बिदक जाएंगी, समझ सकते हैं ना। नहीं अगर महिला अगर मान लो घर के काम नहीं कर रही है, अगर उसकी जो जिम्मेदारी है अगर वो नहीं करे, घर का पालन पोषण नहीं करे, खाना नहीं बना रही है, तो घर में एक प्रकार से क्या होगी, सामाजिक उसके कई प्रकार की विसंगतियाँ लग सकती हैं। सब सही बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा होता ही होता है। शिक्षा के क्षेत्र में संभव है कि लड़कियां अन्य क्षेत्र जैसे गणित और विज्ञान की बजाय कुछ निश्चित विषय के क्षेत्र और कैरियर का चुनाव करती हैं, ताकि उनके द्वारा आत्मसात की गई जेंडर भूमिका योग्यताओं का निर्वहन में कोई बाधा न पड़े। करें भैया, कई बार जो महिलाएं होती हैं ना, ऐसे काम करती हैं, ऐसे
सब्जेक्ट को चुनती हैं जो उनके लिए कभी बाधा न मिले। जैसे लड़की होती भाई बोलेंगे सिलाई कढ़ाई सीख लो, ब्यूटी पार्लर सीख लो, ऐसे काम को सीख लो जो महिलाओं को ज़्यादा सूट करता हो, ठीक है। अगर ऐसा काम सीख लो जहाँ पर महिला ही आती हो या महिलाओं का ही काम सीख लो, इस प्रकार की चीज़ों को भी हम क्या करते हैं कई बार देखते हैं। यानी महिलाओं को अगर हम देखेंगे तो उनको हम पालन पोषण देखभाल मातृत्व वाले जो मामले होते हैं हम उनमें क्या करते हैं, उनकी भूमिकाएं हमें उसमें ज़्यादा दिखाई देती हैं, ठीक है। जो मातृत्व वाले मामले पेशेवर अगर आप देखेंगे तो उनके पेशे भी उसी प्रकार से कर दिए गए ना कि वो उसी प्रकार से, यानी घरेलू जिम्मेदारियां जो घर के काम है उसको जो महिलाएं अपनी स्वयं की स्वतंत्र इच्छा से मां बनती हैं वह तो कुछ ऐसे निर्धारक व्यवहारों और विशेषताओं का शिकार हो सकती हैं कि उम्मीद माओं से की जाती है। उदाहरण के लिए संभव है कि उन्हें उच्च शैक्षिक लक्ष्यों से संबंधित कामकाज के लिए छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाए, उन्हें रोजगार ना खोने बनने या करियर बनाने के त्याग करने पर विवश कर दिया जाए। मध्य और उच्च मध्य वर्ग में अनेक महिलाएं घरेलू कामकाज का सारा भार अकेले पर कंधा जोड़। कई बार आप देखो महिलाएं जो होती हैं उनके कंधों पर बहुत सारा भार रहता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं, ठीक है। यानी अगर आप देखेंगे बहुत सारे परिवार में भाई घर की जिम्मेदारी कौन संभालती है, एक महिला संभालती है, लेडीज संभालती है, ठीक है। बल्कि घर के पुरुष हैं थोड़ी चौका चूल्हा चौका बर्तन खाना बना रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, नहीं करते हैं ना, मूलतः कौन करे। यानी सारा जो भार है वो महिला के ऊपर ही रहती है। मूलतः अगर घर की जो जिम्मेदारियां हैं उसी के रहती है। भाई बच्चों को खाना बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, जो सारी चीज़ें हैं तो किसी के पास है, उसी के पास है। यानी हम महिलाओं को एक ऐसी प्रकार के काम में हम जकड़ रखा है, यानी मातृत्व वाले देखभाल करना जो काम है इसको, यानी उसका पूरी तरीके से हमने क्या कर दिया है, वो उसी प्रकार से हम उसका पालन पोषण इसी प्रकार से वो करें। यानी उसका पूरी तरीके से हमने, जो महिलाएं इस चीज़ को नहीं करती उनको कह सकते सामाजिक विसंगति या सामाजिक शोषण का भी शिकार होना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद पार संस्कृति संबंध, इसको देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में भी आ चुका है। पार संस्कृति देखिएगा, हालांकि यहाँ पर हमारा मुख्य फोकस भारतीय संदर्भ में मातृत्व पर निगाह डालना होगा, फिर भी यह उपयोगी होगा कि हम पार संस्कृति संदर्भों को कैसे समझेंगे। यह तथ्य मालूम है कि अधिकांश समकालीन समाज में पितृसत्तात्मक मानकों में किसी न किसी सीमा पर प्रभावित अवश्य हैं, इसलिए पूरी दुनिया मातृत्व को पुरुष प्रधान दृष्टिकोण से संबंधित करती है। ऐसे पुरुष प्रधान दृष्टिकोण मातृत्व और मातृत्व परक शरीर को समझने और उन्हें जीवन वास्तविकता को, यानी यहाँ करें कि जो मातृत्व है हम उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। यानी महिलाओं को हम सिर्फ मातृत्व यानी माताओं के जो रोल में हैं या पालन पोषण करने के लिए या बच्चा पैदा करने वाले रोल में हम उनको ज़्यादा मान रहे हैं, ठीक है। पितृसत्तात्मक संस्कृति में महिलाओं का शरीर का वास्तविक करने का परिणाम यह होता है कि उस महिला शरीर का निर्धारण सांस्कृतिक मूल्य तथा सौंदर्य के मिथक अनुरूप का प्रयास है। जैसे महिलाओं का शरीर छरहरा या त्वचा चमकदार हो, मातृत्व शरीरों के संदर्भ में ऐसे बहुत विशिष्ट होते हैं। पश्चिम में नारीवादी शोधों ने बताया है कि दिखने में, देखो यहाँ करें कि जो महिलाएं हैं भैया वो दिखने में अच्छी हों या उनका रंग रूप अच्छा हो, इस रूप में हम महिलाओं को क्या कर रहे हैं ज़्यादा देखते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका अगर में देखोगे, इवान और जैन साकी जैसे कुछ नारीवादी महिलाओं ने शरीर गर्भधारण और बच्चा पैदा करने पर पितृसत्तात्मक नियंत्रण और शक्ति के प्रभाव को खास जोर दे। नहीं कह रहे कि जो महिलाएं हैं जो मां बन रही जो गर्भधारण करती हैं इसमें पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है उसका ज्यादा जोर है। अगर आप देखेंगे कि भाई जैसे मान लो कि अगर किसी कोई लड़का लड़की देखने जाता है तो क्या देखता है, भाई लड़की कितनी सुंदर है, दिखती कैसे है, काम काज कर लेगी कि नहीं कर लेगी, दिखने में कैसी है, मैं साथ में कहीं लेकर जाऊंगा तो भाई दिखने में सही है कि नहीं। यानी हम क्या करते हैं रंग रूप क्या है इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते। दूसरा, अगर शादी भी हो जाती है तो हम क्या उस देखते हैं कि भाई एक प्रकार से जो गर्भाधारण है यानी जो महिलाएं माँ बन रही उसमें एक प्रकार से हमें क्या पितृसत्तात्मक व्यवस्था का जो प्रभाव है वह हमें ज़्यादा दिखाई देता है। अगर आप देखेंगे जैसे महिलाएं गर्भ धारण करती हैं, बच्चा पैदा करने पर एक प्रकार से क्या रहता है पुरुष जो है उसका खास तौर से जोर है। यानी महिलाएं जो हैं जो माँ बन रही हैं वो अपनी मर्जी से कम बनती हैं बल्कि घर वालों की मर्जी से या अपनी पति की मर्जी से क्या कर रही हैं वो ज़्यादा बनती हैं। यानी उनको एक प्रकार से उसमें भी अगर आप देखेंगे तो पुरुष जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है उसका प्रभाव हमें ज़्यादा दिखाई देता है। ये ताकतें उस प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं जिसके तहत विशिष्ट स्तर पर संबंधित पहचान परिभाषित। उदाहरण के लिए माताओं द्वारा किया गया बिना किसी भुगतान से किया जाने वाला कार्य बच्चे की देखभाल तथा घरेलू कामकाज को शामिल करते पितृसत्ता और पूंजी दोनों में लाभ पहुंचा सकता है। कह रहे हैं कि जो महिलाएं होती हैं देखो जैसे मान लो कि भाई उनको माँ बनना है तो मूलतः जो
फैसला डिसीजन हो घर ने लिया या पति ने लिया है, मूलतः जब बच्चे की देखभाल करनी है वो क्या करती है, माँ ही करती है। लेकिन माँ जो बच्चे की देखभाल करती है तो हम उसके काम को किसी मेहनताना के रूप में या पूंजी के रूप में उसको हम नहीं मानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाओं द्वारा किया गया घरेलू अवैतनिक कामकाज पुरुषों के प्रभुत्व को बनाए रखता है। इसके साथ ही जनसंख्या के एक हिस्से दूसरे हिस्से की कीमत कम लाभ अधिक मुहैया करता है। इस नजरिए से देखने से स्पष्ट होता है कि महिलाओं और माताओं को दमन के लिए अकेले पितृसत्ता ही जिम्मेदार नहीं, बल्कि पितृसत्ता अन्य दमनकारी ताकतें जैसे पूंजीवाद, प्रजातिवाद, जातिवाद, नहीं कह रहे कि महिलाओं को जो दमन हो रहा, जो शोषण हो रहा, सिर्फ ये नहीं है कि महिलाएं पुत्र सत्ता जो है, जो पति है, जो पुरुष है, वही उनका दमन कर रहा है, बल्कि अगर आप देखेंगे जो पूंजीवाद है वो भी उनको क्या करता है, उनका दमन और शोषण करता है। जैसे मान लो एक माँ है, अगर बच्चे का पालन पोषण करती है, घर परिवार को संभालती है, तो उस रूप में उसको कोई मेहनताना नहीं मिलता, उसको कोई सैलरी मिलती, उसको कोई पैसा नहीं मिलता है। यह भी उसके दमन और शोषण का एक, क्योंकि वह भाई एक प्रकार से अगर आप देखेंगे फाइनेंशियली तौर से, आर्थिक तौर से क्या मजबूत नहीं है ना। यानी महिलाओं का जो शोषण और दमन है वो सिर्फ पितृसत्ता ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि अन्य ताकतें, अन्य चीजें भी उसका दमन कर, जैसे पूंजीवाद, प्रजातिवाद या जातिवाद भी करता है। इस श्रेणी तंत्र व्यवस्था में प्रत्येक में कम ताकत रखने वाले लोग भली भांति दमन का शिकार हो जाते हैं। यानी कह रहे हैं कि महिलाएं बहुत ज्यादा मजबूत नहीं, यानी महिलाएं बहुत ज्यादा फाइनेंशियली तौर पर, शारीरिक तौर से मजबूत नहीं, इसलिए क्या कर सकते हो, दमन का जो शिकार हैं वह जल्दी हो जा रही हैं। ठीक है, जिसे पितृसत्ता और पूंजीवाद मिली भगत के कारण बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ती। यही नजरिए समझाने में हमारी मदद करता है कि शक्ति की इस बृहद संरचनाओं के भीतर पितृ किस प्रकार से अवस्थित हैं। यह नजरिया है हमें बताता कि मातृमूलक भूमिकाएं महिलाओं के जिन तरीकों से नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं, उनमें से कुछ तरीकों पर सवाल उठाने के लिए आवश्यक है। जैसे हम शुरुआती में उनकी शारीरिक शक्ति पर, शारीरिक संरचना पर प्रश्न उठाते हुए करेंगे कि जिनमें संरचना में महिलाएं पुरुष। देखो यहाँ कहा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो महिलाओं को अगर आप देखेंगे तो हम जो जैसे बच्चा पैदा करना है या माँ बनना है, इनका जो पूरा फैसला है पिता करता है। दूसरा, महिलाएं जो सारा काम कर रही हैं उनको कोई मेहनताना नहीं मिलता। दूसरा, महिलाएं आर्थिक तौर से भी मजबूत नहीं है। सिर्फ ये मत समझना कि जो महिलाओं का जो शोषण और दमन है वो पितृसत्ता कर रही है, पिता कर रहा है या पुरुष कर रहा है, वो नहीं, बल्कि अन्य जो फैक्टर हैं, अन्य फैक्टर जैसे आर्थिक तौर से मजबूत नहीं है, सामाजिक तौर से मजबूत नहीं है, सामाजिक और आर्थिक तौर से भी मजबूत नहीं है। ये भी यानी जो पूंजीवाद है, जो समाजवाद है, यानी समाज में भी उनकी बहुत ज्यादा वैसा नहीं कि जिससे वो मजबूती प्रदान कर सके। आर्थिक तौर से यानी महिलाएं जो काम कर रही हैं वो सारा काम क्या है, एक प्रकार से यानी गैर उत्पादक वर्ग ज्यादा करें, यानी महिलाएं ऐसे काम को ज्यादा करती हैं जिनसे उनको किसी प्रकार का मेहनताना नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, नहीं जो देखो पुरुष जो काम करता है वो प्रोडक्शन करता है, यानी जो मेल है वो जितने भी काम कर रहा है वो ऐसे काम करता है जिससे कोई न कोई सैलरी मिलती है या कोई न कोई चीजें बनती है जिनका किसी न किसी प्रकार से उत्पादन किया। यानी महिलाएं अगर आप देखेंगे गैर उत्पादक काम में ज्यादा लगी हुई, यानी अगर आप देखेंगे यानी महिला भाई जो पुरुष जो काम कर रहा है ऐसे कामों को ज्यादा कर रहा है जिससे उसको पैसा मिलता है, सैलरी मिलती, वेतन मिलता है, जिससे घर परिवार चलता है, इसलिए उसका प्रभाव भी हमें ज्यादा दिखाई पड़ा। लेकिन महिलाएं ऐसे कामों को ज्यादा कर रही हैं जिन कामों में न उसको सैलरी मिलती न पैसा मिलता है, इसलिए उसका प्रभाव भी जो है घर में जितना होना चाहिए, परिवार फैमिली में जितना, उसका प्रभाव भी ज्यादा नहीं मिलता। एक बात बताओ, आप सबको भी बताओगे, जैसे मान लो एक लड़की है, अगर वह नौकरी करती है और एक लड़की है जो घर में रहती, जॉब नहीं करती है, दोनों का जो अस्तित्व है फैमिली में, दोनों अलग अलग प्रकार से आपको दिखाएगा। मान लीजिए एक लड़की है, वह मान लीजिए कोई नौकरी करती, कोई भी जॉब करती है वो है, दूसरा एक लड़की है जो ना तो कोई जॉब करती ना तो कोई नौकरी करती। घर में दोनों का जो महत्व है, घर में दोनों की जो वैल्यू है, आप उससे भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बढ़ जाएंगी। और मूलतः हम यह बात कर रहे हैं कि महिलाएं ऐसे कामों में ज्यादा लगी हुई जो उसमें किसी प्रकार का उनको आर्थिक तौर से लाभ नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है भारतीय संदर्भ में माताएं, यानी भाई गांव में शहर में किस प्रकार से विभाजन होता है, गांव की जो महिलाएं हैं और समाज में जो इस प्रकार से, गांव में चाहे मातृत्व चाहे समाज में हो, उसको भी एक प्रकार से हम देखने को मिलता है। मूलतः इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना, ये आप बात करेंगे जो अगला पार्ट है प्रजनन और सैरोगेसी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देखिएगा इस क्या है, ये प्रजनन और सैरोगेसी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। प्रजनन मूलक अधिकार इस चीज का अधिकार है कि कब और कैसे बच्चे को जन्म दे। तो कर भाई कि
प्रजनन मूलक अधिकार होता है कब और बच्चे को कैसे जन्म देना है, जन्म दिया जाए या नहीं। ये अधिकार अनेक समाजों में महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सूचक होते हैं। अनेक पश्चिमी देशों में चयनवादी और जनवादी समूहों के बीच विरोध धार्मिक आधार पर साथ साथ सांस्कृतिक। देखा क्या है भैया कि देखो अगर आप देखोगे कि एक महिला बच्चे को जन्म देगी या नहीं देगी, इसकी जो स्वतंत्रता है इससे हम पता लगा सकते हैं कि महिलाओं की कितनी आज़ादी है कितनी आज़ादी नहीं है। यानी एक महिला है वो बच्चे को जन्म देगी या कब देगी कब नहीं देगी, इससे हम महिलाओं की स्वतंत्रता या उनकी इंडिपेंडेंसी को क्या कर सकते हैं तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं समझ सकते हैं। अगर आप इंडिया में देखोगे तो महिलाएं मूलतः जो बच्चे को जन्म दे रही हैं वो सारी जो जिम्मेदारी कहाँ से आ रही है, या उनका भाई मन नहीं करता या उनको बच्चा नहीं करना है, फिर भी एक प्रकार से परिवार उनको क्या कर रहा फोर्स कर रहा, फोर्सफुली उनको कर रहा, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरे देशों में देखेंगे, दूसरे देशों में अगर आप देखेंगे तो उस प्रकार से वहां पर ऐसा नहीं होता। जैसे आपने देखा, जैसे इन्होंने बोला है कि सन 1973 में रो बनाम वेड मामले में दिए गए निर्णायक में टकसाल में एक महिला को यह अधिकार मिला कि वह अपना गर्भ गिरा सके। महिलाओं की प्रजनन मूलक स्वायत्तता के संदर्भ में यह मील का पत्थर साबित हुआ। देखो 1973 में एक मामला आया था, इंडिया का मामला नहीं किसी दूसरे देश का मामला था, जहां पर एक लेडीज क्या थी प्रेग्नेंट थी, ठीक है, लेकिन वो महिला बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती थी, ठीक है, क्योंकि वो बच्चा चाहती नहीं थी, क्योंकि परिवार वाले तो भाई कोर्ट का जो फैसला था, कोर्ट का यही फैसला था, डिसीजन था कि वो क्या करवा सकती है, अबॉर्शन करवा सकती है या गर्भपात करवा सकती है। यानी महिलाएं ही सारा डिसीजन लेगी उनको क्या करना है क्या नहीं करना है इस बात को। यानी मान लो कि महिलाएं जो है वो माँ बनेगी या नहीं बनेगी, ये सारा फैसला कहां पर हो रहा है, ये सारा जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है वो कर रही है, ठीक है। आगे देखिएगा, भारत में 1971 में चिकित्सीय गर्भाधान अधिनियम ने 18 वर्ष से अधिक उम्र वाली महिलाओं के लिए गर्भपात को वैध बना दिया। करें भाई कि जितने भारत में जितनी महिलाएं अगर 18 साल से अगर बड़ी उम्र की महिला है तो अबॉर्शन करवा सकती, यानी गर्भपात करवा सकती, कानून बनाया गया है, ठीक है। हालांकि कानूनी अधिकारों के बावजूद भी अनेक संस्कृति प्रतिबंध अभी भी जारी हैं जो अपने प्रजनन मूलक अधिकारों के संबंध में महिलाओं को चुने जाने सकने वाली करें कि महिलाओं को मां बनना है या नहीं बनना, अगर वो मां बनने फिर भी वो अबॉर्शन करवा सकती हैं, यानी गर्भपात करवा सकती हैं, लेकिन सरकार या कह सकते कानून में उनको मान्यता मिल गए, लेकिन समाज जो है उनको अभी भी इस प्रकार की मान्यताएं नहीं दे रहा है, ठीक है। उदाहरण के लिए कन्या भ्रूण हत्या, गर्भ में ही कन्या को समाप्त करना, कन्या शिशु हत्या, किसी नवजात शिशु बालिका को उसके जन्म के 1 साल के भीतर मार डालना की समस्याएं अनेक संस्कृतियों में अभी भी जारी हैं, जो पुत्र को अधिक वरीयता देती हैं और पुत्रियों को परिवार के लिए अभिशाप मानती हैं और बोझ। भैया आज भी अगर आप देखेंगे तो जैसे पता चला कि गर्भ में लड़की है तो उसका अबॉर्शन करवा देते हैं। अगर मान लो शिशु हत्या का मतलब जैसे मान लो कि पता नहीं चला, जान नहीं पाए या किसी के जरिए पता ही नहीं चला, बाद में पता चला भाई लड़की हो गई तो 1 साल के अंदर में उसको किसी न किसी प्रकार से परेशान करके या कुछ भी करके उसकी हत्या कर देते हैं, इसको हम शिशु हत्या में बोलते हैं, ठीक है। कन्या शिशु हत्या का वर्णन टंडन और शर्मा के शब्दों में कह सकते हैं, यदि यह किसी बालिका की शिशु उसके जन्म के 1 साल के भीतर जानबूझकर इरादतन पर हत्या को हम कह सकते हैं, चाहे वह हत्या जहरीले जैविक या अजैविक रसायन से की गई हो, माता पिता में से किसी के द्वारा, परिवार के किसी अन्य सदस्यों या पड़ोसी के द्वारा या दाई के द्वारा की जाती है। देखो कन्या भ्रूण यानी कन्या हत्या का मतलब आप समझते हैं, जैसे मान लो लड़की पैदा हो गई है, ठीक है भाई, लड़की हो गई, परिवार वाले चाहते नहीं, तो ऐसे में क्या करते हैं, जैसे मान लो लड़की को, छोटी बच्ची है, उसको कोई जहरीला पदार्थ खिला दिया, या मान लो उसका तकिए से उसका सर मुंह दबा दिया। भाई छोटी सी बच्ची 1 साल के 2-4 महीने का लड़का क्या होता, कुछ नहीं होता है, छोटा सा बच्चा क्या करेगा, ना तो चिल्लाएगा ना कुछ होगा, ऐसे जा करके फेंक देते हैं, पता भी नहीं चलता। आपने देखा बहुत सारे अखबारों में सुना कि उसमें भ्रूण मिला है, मरा हुआ बच्चा मिला है, मरी हुई बच्ची मिली है, यानी बच्ची का जन्म होने के बाद जब मारा जाता है उसके बोलते हैं हम शिशु हत्यावाद। ये जो शिशु हत्याएं होती हैं, जहर दे देना या अजैविक पदार्थों को खिला देना, इस प्रकार से खान पान में कुछ ऐसा इरादतन हत्या हम बात करें, इरादतन का मतलब जानबूझ करके जब मारा जाए उसको हम कह रहे हैं, ठीक है। इन सब के अलावा जैसा कि हमने भी रेखांकित किया कि अगर कोई बालिका शिशु जीवित बच जाती है तो उसे पोषण, शिक्षा और वित्तीय संसाधन, रोजगार के अवसर में मामलों में, जैसे मान लो कि भाई अगर किसी लड़की की हत्या नहीं हुई तो बाद में उसकी लिखाई पढ़ाई खान पान में भी उसके प्रकार से भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। बच्चा गोद लेने के मामले में हमारे राष्ट्र में अभी भी बालिका शिशु गोद लेने की अधिक वरीयता प्रदान करते हैं। माताओं
पिताओं की बड़ी संख्या में बालिका शिशु को गोद लेने की वरीयता दी जाती है। 2014 के आंकड़े बताए भारत में लगभग 6,750 बालिकाओं और 4,000 बच्चों को गोद लिया गया है। इस सूची में महाराष्ट्र सबसे आगे है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और आई थी, सैरोगेसी वाला मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इस मामले को अगर लिखने को आ जाएगा तो आप लोग लिखें। देखो भाई, सैरोगेसी का मतलब पता हो, किराए पर कोख लेना। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल और बता देता हूँ, क्योंकि ये मामला है पूरा कानूनी मामला है। ठीक है, देखो मान लीजिए जैसे सैरोगेसी पता कौन करवाता है, जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो भाई बहुत अमीर आदमी है, बहुत पैसा है उसके पास, तो भाई जो जिसके पास बहुत पैसा होता है ना, जैसे लेडीज है, वो जो पिता, जब मान लीजिए हस्बैंड एंड वाइफ हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं। ठीक है, उनके पास बहुत पैसा है, तो भाई जो उनकी वाइफ है उस कभी नहीं चाहेगी कि 9 महीने अपने मैं कोख में बच्चा रखूं, क्या, और कभी नहीं चाहेगी कि मैं 9 महीने अपने कोख में बच्चा रखूं। तो ऐसी स्थिति में क्या, सैरोगेसी का मतलब किराए पर कोख लेना। किराए पर कोख लेने का मतलब आप जानते हैं, जैसे मान लो यानी बच्चे का जो यानी बच्चा जो है, जैसे मान लो आप जैसे मान लो अंडकोश है। ठीक है, आप उसको किसी थर्ड यानी तीसरी लेडीज में डलवा देते हैं। जैसे मान लो कि एक लेडीज माँ बनी। ठीक है, माँ बनी। ठीक है, मान लीजिए एक ही महीने के अंदर में, बल्कि 1 महीने से कम अंडर में क्या करते हैं कि हम तीसरे मान लो हम पैसे दे देते हैं। जैसे मान लो बहुत सारी गरीब महिलाएं होती हैं, जो बहुत गरीब आदमी होता है, तो उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, किराए पर कोख लेना। किराए पर कोख लेने का मतलब आप समझते हैं कि जो भाई मैं माँ बनूंगी तो मेरा फिगर खराब हो जाएगा, तो मैं ऐसे ही मॉडर्न दिख रही हूँ, मैं अब 9 महीने बच्चे पेट में रखूंगी तो ऐसा थोड़ी होगा, हमारे पास डॉलर है, इतने पैसा है, इतना पैसा क्या करेंगे। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जो बहुत अमीर आदमी होते हैं, पता क्या करते हैं, ये लोग कैसे ऐसे गरीब आदमी को पकड़ते हैं जिसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या कोई उनका जानकार है जिसको पैसे की जरूरत, भाई उसको पैसा दे देंगे और बोलेंगे कि हमारे बच्चों को आपको पेट में रखना है, और उसको पैसा मिलता, पैसे देते हैं, कुछ भी देते हैं। अभी तो इसके सरकार कानून भी लेकर के आ गई है कि यानी आप जिसके भी किराए पर कोख लेंगे तो उसका आपके फैमिली परिवार का इंसान होना चाहिए। पता है, आप सबको पता है, हमारे देश में बहुत सारे लोग भैया जाकर के अमेरिका बस गए हैं, इंग्लैंड में, विदेश में रहते हैं, उनके साथ बहुत पैसा है। इतना पैसा है कि उनकी घर की जो महिलाएं ना 9 महीने तक अपने कोख में बच्चा नहीं रखती, बल्कि वो क्या करती हैं, जब उनके कोख में बच्चा था उसी समय डॉक्टरी विधि है। ठीक है, पूरी तरह से साइंस डॉक्टरी पद्धति चलती है। इसमें क्या होता है कि जो अंडकोश है, ठीक है, उसको निकाल करके किसी तीसरी यानी दूसरी महिला के गर्भ में डाल दिया जाता है, और वो 9 महीने तक उस बच्चे का क्या करती है, पालन पोषण करती है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो बच्चा जिसका है उसको दे दिया जाता है, और उसको एक मोटा इनकम, मोटा पैसा मिलता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सैरोगेसी। और ये पूरी क्या है, डॉक्टरी पद्धति के जरिए किया जाता है। किसके जरिए, डॉक्टरी। जैसे मान लो भाई शुरू में पता चला कि जानो भाई पहला महीना चला, जैसे मान लो कि एक लेडीज है गर्भवती हो गई, पता चला कि अभी उसका पहला महीना चल रहा, तो मान लो किसी ऐसी लेडीज को ढूंढेंगे जो उसके बच्चे को क्या कर रहा हूं, जो उसके बच्चे को 5-6 महीने या 9 महीने उसको कोख में रखेगी। भाई अगर कोई तुम्हारे बच्चों को अगर कोख में रखेगा, इसी को बोलते हैं किराए पर कोख लेना। ठीक है, यानी किसी दूसरे को लेकर के तो उसको पैसा दे देंगे, बोलेंगे कि मेरा जो बच्चा है, यानी डॉक्टरी पद्धति के जरिए क्या कर दिया जाएगा कि जो बच्चा है उसको दूसरी लेडीज के पेट में डाल दिया जाएगा, या उसके अंडकोश में उसको डाल दिया जाता है। ठीक है, तो क्या करेगी, पूरा उसका पालन पोषण, यानी 9 महीने गर्भ में उसके रहेगा, बच्चा का जब जन्म हो जाएगा तो उस फैमिली को दे दिया। ऐसी मूलतः जो किराए पर जो कोख है, जो सैरोगेसी का मामला है, मूलतः ऐसे काम कौन करता है, ऐसे जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले जो लोग हैं, जो भाई मिलियन में पैसा कमा रहे हैं, बिलियनर जो लोग हैं, बहुत जो लोग डेली करोड़ों रुपए कमाते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं, उन लोग करते हैं। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो इंडस्ट्रियल हैं, जो बड़ी बड़ी महिलाएं हैं, जो पैसे वाली महिलाएं हैं, आप कह सकते हैं भाई जो दुनिया भर की देखती है, यानी वो अपने बच्चों को पालती नहीं है। ठीक है, यानी वो क्या करती थी, इसी प्रकार के मामले। और जो भी इनके बच्चे को कोख में रखता है उसको बहुत मोटा पैसा, पता ऐसा जब इंडिया में होता था ना, तो लोग बहुत गरीब आदमी को पकड़ कर किसी को पकड़ा देते, पैसा दे देते थे। अभी क्या हुआ, लगभग 2016-17 में मोदी सरकार एक रूल लेकर के आई, क्या नया कानून बना। इसमें नया कानून ये बना है कि अगर मान ले आप हैं, ठीक है, और आपकी पत्नी मान लीजिए कि वो बच्चे को 9 महीने नहीं पालना चाहती है, ठीक है, लेकिन आप अगर किसी को लेकर के आ रहे हैं कि भाई इसको मैं इसके गर्भ में डलवा दूंगा, 9 महीने बच्चा पालेगी और बाद में हम लोग ले लेंगे, तो ये पूरी कानूनी प्रक्रिया भी चलती है अब। ठीक है,
तो इसमें क्या कर दिया कि आप जिसके भी कोख में डलवा रहे हैं, यानी दूसरी जो लेडीज को लेकर के आए हैं, वो आपकी परिवार के साथ की होनी चाहिए, वो आपकी कोई ना कोई रिश्तेदार होनी चाहिए। विदाउट रिश्तेदार नहीं मान्यता मिलेगी, ठीक है। ये पूरी कानूनी प्रक्रिया प्रोसेस और पूरी डॉक्टरी पद्धति चलती है भाई। इसमें बहुत पैसा लगता है, इसमें पैसे बहुत है। तो मान लो कि 20-22 लाख 25 लाख रुपए तो आपको पूरी इसमें प्रोसेस में चले जाएगा, स्टार्टिंग में चला जाएगा जब आप कहेंगे, जब आपको डलवाएंगे। और बाद में जिसको आपने डलवाया जिसके पेट में, उसका भी पेट में कह लीजिए 9 महीने बच्चे को पालेगी, उसको भी खाना पीना वो ला करके खिलाएंगे ना। अरे भाई मेरा बच्चा मोटा पैदा होना चाहिए, मोटा तगड़ा होना चाहिए, तो उसको ला करके भी अच्छे खासे खाना पीना उसको देंगे। और जब बच्चा का जन्म हो जाएगा तो उसको भैया 10-12 लाख 15-20 लाख उसको दे देंगे। तो ऐसे इस प्रकार से मामले, इसको हम क्या बोलते हैं, सरोगेसी, क्या किराए पर कोख लेना इसको बोला जाता है, ठीक है। इसमें पूरी क्या होती है, डॉक्टरी पद्धति चलती है, ठीक है। और इसमें ये लोग ऐसा काम करता कौन है, जिनके पास बहुत पैसा है। बहुत पैसा मतलब फिर बहुत भाई, ये पूरी यानी स्टार्टिंग का जो प्रोसेस मैंने बताया 30-35 लाख का प्रोसेस है शुरू में जब आप डलवाएंगे, ठीक है। ये पूरी डॉक्टरी पद्धति चलेगी, ठीक है। उसके बाद भी उसको 9 महीना पालेगी। अरे भाई जिसने आपके बच्चे को 9 महीना पाला वो पैसा भी तो लेगी। 1-1.5 लाख में कोई थोड़ी करेगा, बोलेगी 50 लाख दे दो, ठीक है। ऐसे मांगेगी करोड़ रुपए दे दो, तो भाई जिसको आप रखेंगे। इसीलिए अब सरकार लेकर के, मोदी सरकार लेकर के कि आपका कोई जानकार होना चाहिए, आपके परिवार का आदमी होना चाहिए। ऐसा नहीं तुम किसी के रास्ते से पकड़ के लाओ, गरीब आदमी होने के नहीं ये मेरा कर लेगी, ऐसे कर लेगी, ऐसा नहीं करना है। ये सरकार इसको नया मामला लेकर के सरोगेसी में, ठीक है। आगे देखिएगा भारत माता स्वरूप और आर्थिक, यानी भारत माता जैसे यहाँ पर हम देवता और इसके आधार पर हमने यहाँ पर बातें कर रखी है कि जैसे सीता, जिसको महिलाओं को एक प्रकार से बताया जाता ना, सीता है, सावित्री, अनुसुईया है, इस प्रकार से यानी महिलाओं को हमने एक प्रकार से क्या बना रखा है, बड़े बड़े सिंबल दे रखे हैं, बड़े बड़े नाम दे रखे हैं। भैया उनकी जैसी बनो, अरे तुम सीता जैसी बनो, तुम लक्ष्मी जैसी बनो, तुम इसकी जैसी बनो, तुम उसकी जैसी बनो। इस प्रकार से महिलाओं पर एक प्रकार से क्या बनता है, बहुत ज्यादा बोझ बन रहा है भाई मेरे। भाई मान लो कि लड़की को बता तुमको लक्ष्मी बनना है, तुमको माता सीता जैसी बनना, तो बेचारी वैसे बोझ के तले दब जाती है, ठीक है। यानी एक प्रकार से वो बोझों को लेकर चल रही, उसको हम यहाँ पर बता रहे हैं। यानी हम उनको कई बड़े बड़े नामों से, बड़े बड़े तगमों से, बड़े बड़े उपमाओं से उनको जोड़ दिया, उपाधियों से जोड़ दिया है। इस प्रकार से महिलाओं को इसका भी क्या पड़ता है, एक प्रकार से उन पर बोझ बढ़ता है। क्या पड़ता है, बोझ बढ़ता है। उसी को यहाँ पर लेकर के बात की गई है, ठीक है। फिर है समकालीन चुनौतियों और प्रगति, यानी किस प्रेजेंट टाइम में महिलाओं को किस प्रकार से चुनौतियों का सामना करना है। यानी मातृत्व का सारा भार महिलाओं के कंधों पर डाल दिया गया है। यानी भाई बच्चे की जो पूरी देखभाल है वो मम्मी ही करेगी, ठीक है। सारा भार उसी के ऊपर पड़ गया है, जिसके कारण वह अपनी समस्त मानवीय क्षमता के कार्य रूप के वंचित। जब भाई परिवार का जो पालन पोषण है, जब बच्चे का जो पालन पोषण है, अगर माँ ही सारा करेगी तो इससे क्या हो रहा कि माँ जो है एक प्रकार से अन्य चीजों को काम नहीं कर पाती, वो अपनी क्षमता का विकास नहीं कर पाती है, कई सारी चीजों से रह जाती है। इस पहेली के एकमात्र समाधान के रूप में अपने विख्यात बुक में उन्होंने बताया है कि तब से अनेक नारीवादी अध्ययनकर्ताओं ने जेंडर न्याय समता की, यानी जेंडर में एक प्रकार की न्याय सम्मत होना चाहिए, भाई न्याय होना चाहिए। यानी महिला करें, भाई महिला तो पूरे बच्चे को जन्म देकर उसका पालन पोषण कर रही है, बल्कि वो अपनी किसी चीज को बेहतर नहीं बना पा रही, ना तो लिख पा रही, ना तो पढ़ पा रही, ना तो खेल पाई, ना किसी चीज में आगे जा पाई, ठीक है। इसलिए महिलाओं और पुरुषों में एक प्रकार से क्या न्याय सम्मत होना चाहिए, ताकि वो भी भाई विज्ञान में, साइंस में, अर्थशास्त्र में, हर किसी न किसी फील्ड में वो भी अपना करियर बनाए ना। ये थोड़ी है कि बैठ करके बच्चे को पालती रहेगी पूरी जिंदगी, ठीक है। वो भी जाकर के कुछ काम कर सके या वो भी कुछ आगे बढ़ सके। इसके रूप में यानी इस प्रकार की क्या है, प्रेजेंट टाइम में एक प्रकार से चुनौती है। यानी महिलाएं मातृत्व को किस प्रकार से, एक प्रकार से उनके लिए क्या बन रही है, चुनौती बन रही एक प्रकार से। यानी समाज एक प्रकार से तो यही मानता है कि भाई माँ की जिम्मेदारी बच्चे का पालन पोषण करे, बच्चे पैदा कर दे, उसकी देखभाल करे 15-20 साल तक। एक बात बताओ, कोई माँ अगर एक बच्चे पर 15-20 साल लगाएगी, 10-15 साल तो आराम से लग ही जाएगा, 1500 आप मान ही सकते हैं, इतना जब लगाएगी तो अपने लिए क्या कर पाएगी, फिर वो अपने लिए कुछ नहीं कर। यही महिलाओं के लिए, मातृत्व के लिए क्या एक प्रकार की चुनौती बन रही है। ना तो आर्थिक स्वावलंबन बन जाती है, ना तो आर्थिक रूप से मजबूत बन जाती है, ना बहुत ज्यादा लिख पढ़ पाती है, ना वो बहुत ज्यादा आगे जा पाती है। इसलिए क्या है, प्रेजेंट टाइम में उसके लिए एक प्रकार की बहुत बड़ी चुनौती बन गया। 6.4 में अगर आप देखेंगे तो लगभग चैप्टर नंबर जो 6 है ये आपका समाप्त हो गया, ठीक है।